दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और इसमें डे 3 का वीडियो हम देखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से हमारी शुरुआत होती है। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे और परिभाषा में पर्यावरण की परिभाषा पहले, उसके बाद हम पारिस्थितिकी को भी देखेंगे। तो देखिए, पर्यावरण चीज़ क्या है। किसी भी चीज़ के या किसी भी शब्द के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका संधि विग्रह कर दीजिए और जब उसके टुकड़े हो जाएंगे तो उसे पहचानना आसान हो जाएगा। तो पर्यावरण शब्द का जब हम संधि विग्रह करते हैं तो इसमें दो शब्द निकल कर आते हैं, एक तो परि और दूसरा आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर से और आवरण मतलब घेरने वाला या फिर ढकने वाला। तो जो चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं या चारों ओर से आच्छादित किए हुए हैं अर्थात ढके हुए हैं, वो कहलाता है पर्यावरण। ये तो शब्द से निकलने वाली परिभाषा है जो कि एक हद तक सही है। लेकिन ये ढक कर करता क्या है, मतलब चारों ओर से हमें घेरता है तो क्या नुकसान पहुंचाता है? नहीं, ये हमें जीवन जीने में सहयोग करता है, बल्कि जीवन हमारा इसी की वजह से चल रहा होता है। जीवों की अंतर्क्रिया इसी पर्यावरण के दायरे में, इसी के आवरण में आती है। ठीक है, तो पर्यावरण हमें जीवन जीने का एक अवसर देता है, जीविता हमारी तय करता है, हमारे जीवन का पूरा आकार तय करता है और हमारा स्वरूप कैसा होगा, मतलब कौन सा जीवधारी कैसा दिखेगा, ये भी पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। अब यहाँ ये कहा गया है कि पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की, ध्यान दीजिएगा कि इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों ही तरह के कारक आते हैं, तो उनकी ये संयुक्त इकाई है जो कि किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को निर्धारित करते हैं। यहाँ ये कहना सही रहेगा। प्रभावित करते हैं, ये शब्द जो है ये अपर्याप्त है, निर्धारित भी करते हैं। प्रभाव डालने का ये मतलब हो सकता है ना कि बुरा प्रभाव भी डालें, लेकिन यहाँ बुरा प्रभाव जैसा कुछ नहीं होता। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है और उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो भी जीवन के अनुकूलता हेतु ही होते हैं। अब जो जीवधारी उसके हिसाब से ढलते हैं वो आगे जीवित रह जाते हैं, तो वो तो आगे की चीज़ है। यहाँ हम परिभाषा देख रहे थे और ये भी कहा गया कि पर्यावरण उनके रूप, जीवन और जीविता को भी तय करता है। तो चलिए, ये परिभाषा तो हमने देखी, परिभाषा आप भी जानते हैं। इसका वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो ये 3 भाग में बढ़ जाएगा। एक हमारा होता है भौतिक पर्यावरण, इसे साफ कर लेते हैं। देखिए, भौतिक पर्यावरण ये पहला, उसके बाद सांस्कृतिक पर्यावरण और तीसरे नंबर पे जैविक पर्यावरण। अब आप जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 1972 में 5 जून से लेकर 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे कहा गया विश्व पर्यावरण सम्मेलन। वो पूरा साप्ताहिक सम्मेलन था और जिस दिन उसकी शुरुआत हुई थी उसी दिन, मतलब उसी दिन की तारीख जो है 5 तारीख जून की, उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का, यानी पर्यावरण के दिन, वो पर्यावरण के लिए वो दिन समर्पित करने का निर्णय लिया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस इसीलिए उस तय तारीख पर मनाया जाता है। ये 5 तारीख है। अब यहाँ आप ये डेट देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्यावरण से संबंधित जो जैविक संघटक हैं, आप देखते हैं ना, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जैविक और अजैविक घटक होते क्या हैं? जैविक का मतलब सीधा है जो जीवित हैं। तो जीवित में कुछ भी हो सकता है, एकदम से जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, तो वो भी इसमें आते हैं। और बहुत बड़े बड़े आकार के जो जीव हैं वो भी शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर जिंदा चीज़ होनी चाहिए, तो उसको हम जैविक संघटक में डालते हैं। पेड़ पौधे जो हैं ये भी आते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, देखिए, जो जैविक संघटक है उसमें न सिर्फ ये जीव और पेड़ पौधे आते हैं, बल्कि इनकी जो क्रियाएं हैं, जीवन जीने के लिए ये जितने तरह की क्रियाएं करते हैं वो सब भी आती हैं। क्रिया प्लस जीव दोनों को जब मिला लेंगे तो हमें जैविक संघटक की प्राप्ति होगी। और दूसरा है अजैविक संघटक, तो उसमें भी यही परिभाषा है, बस अंतर यह है कि उनमें जीवन नहीं होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पर्यावरण के जो अजैविक संघटक हैं उसमें निर्जीव तत्व आते हैं और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो भी इसी में शामिल की जाती हैं। उदाहरण के तौर पे पर्वत, चट्टानें, नदी, हवा और जलवायु के जितने भी तत्व हैं वो सब इसमें डाले जा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला आप जानते ही हैं, तो इसके हिसाब से भी एक परिभाषा दी गई है और ये परिभाषा आपको बताती है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक और जैविक दशाओं से संबंधित और उसकी अंतर्क्रिया को अपने अंदर समेटता है। ठीक है, मतलब उसकी भौतिक और जैविक दशाएं और साथ में उनकी आपस में अंतर्क्रिया, जो अंतःक्रिया होती है, यानी आंतरिक तौर पे वो जीवन जीने के लिए एक दूसरे से सहयोग लेते हैं या उन्हें सहयोग प्राप्त होता है, तो वो सारी क्रियाओं को अगर हम एक साथ मिला दें तो हमें पर्यावरण दिखाई देता है, मतलब असल पर्यावरण वही है। तो अब देखते हैं कि इसमें पर्यावरण की परिभाषा देखी, पर्यावरण का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं आपस में? क्योंकि हमें इसकी स्टडी करनी है। तो जब स्टडी करनी होती है तो उसके लिए एक विधा विकसित करनी होती है, मतलब विज्ञान की एक शाखा विकसित करनी पड़ती है और वही है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में कुछ और नहीं है, हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ थोड़ी अच्छी परिभाषा, मतलब अच्छे शब्दों में दर्शा दी गई है। कहा गया कि जीवों के पारस्परिक और वातावरण के साथ, मतलब जीव हैं तो आपस में अंतर्क्रिया करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
और वातावरण के साथ भी उनका संबंध होता है। तो ये जितने भी तरह के संबंध हैं आपस में जीवन जीने के लिए, जो ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इन सभी को अगर हम बारीकी से इनका प्रेक्षण लेते हैं, मतलब इनका अध्ययन करते हैं, पहले प्रेक्षण लेंगे और डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर उनकी स्टडी करेंगे, तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी। सरल परिभाषा दी है, उसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जीवों के पारस्परिक और वातावरण के साथ संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में कर दिया था। अच्छा देखिए, पारिस्थितिकी शब्द जो है, पारिस्थितिकी शब्द नहीं, इकोलॉजी असल में, क्योंकि इंग्लिश वर्ड की ही बात यहाँ करेंगे, वही मूल रूप से खोजा गया था। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे, ये जर्मन जैव वैज्ञानिक थे, जर्मनी के रहने वाले थे, और इनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। ये समय था 1869 का। इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। और ये जो शब्द है ना, इकोलॉजी, इसमें दो शब्द हैं। जैसे आपको पीछे बताया कि किसी शब्द का आपको अर्थ जानना है तो उसके दो टुकड़े कर दीजिए, तो यहाँ भी वही हम करेंगे। क्योंकि ये ग्रीक भाषा से संबंधित चीज़ है तो इसको समझना आसान नहीं है। अब इसमें इकोलॉजी में ओकोस ये पहला शब्द है, और लोगोस, लॉजी आप पढ़ते हैं ना, लोगोस, तो वो जो है वो दूसरा शब्द है। ओकोस का मतलब क्या होता है? घर। यहाँ देखें आप, ओकियोस या ओकोस आप कह सकते हैं, इसका मतलब होता है घर, और लोगोस मतलब होता है अध्ययन। तो घर का अध्ययन, हम अपने घर का अध्ययन कर रहे हैं, और घर क्या है? पर्यावरण है। अब यहाँ परिभाषा थोड़ी और अच्छे ढंग से दी गई है कि पारिस्थितिकी को जीवों के पारस्परिक और वातावरण के साथ संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के तौर पर परिभाषित किया गया है, और इसमें जीवों के पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच में संबंधों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, और सारा पर्यावरण उसी पर आश्रित भी है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जीव तथा उनके वातावरण के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, बल्कि जो उनकी समष्टियाँ होती हैं, उनसे बनने वाले समुदाय होते हैं, फिर पारितंत्र बनता है, उसका भी हम अध्ययन करते हैं, बायोम विकसित हो जाता है तो उसका भी अध्ययन करते हैं, और यहाँ तक कि जैव मंडल का हम अध्ययन करते हैं। तो ये सब कुछ पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ स्तर दिए हुए हैं, और ये जो स्तर हैं ये पारिस्थितिकी संगठन के अलग अलग स्तर हैं। इसमें जीव मूल इकाई है, मतलब अध्ययन यहीं से शुरू होता है, एक सिंगल यूनिट से, जो कि जीव है। उसके बाद जब कई सारे जीव एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाता है समूह, जिसे हम कहते हैं समष्टि। व्यष्टि और समष्टि आपस में विलोम है। आप हिंदी भी तो पढ़ते हैं ना समीक्षा अधिकारी के लिए, चाहे वो मेंस का एग्जामिनेशन इसका हो या प्रीलिम्स का हो, तो हिंदी में विलोम शब्द पूछा जाता है। और व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि मतलब एक इंडिविजुअल, और उससे मिलने वाला जो मतलब कई सारे मिल गए तो मिलकर बनने वाला जो झुंड होता है, समूह होता है, उसको समष्टि कहते हैं। तो जब हम अध्ययन की मूल इकाई को पकड़ते हैं तो वो एक जीव होता है, और जीवों का जब झुंड इकट्ठा हो जाता है तो वो समष्टि होती है, तो वो अगला स्तर होता है। और एक जैसी समष्टि वाले जीव जो है उनका क्षेत्र निश्चित होता है, और ये आवश्यक नहीं है कि वो अकेले ही वहाँ रहते हों। उनसे विपरीत गुण वाले या उनसे विपरीत आकार प्रकार वाले दूसरी समष्टि के जो जीव हैं वो भी वहाँ निवास कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, और पारस्परिक निर्भरता इनके बीच में होती है। समुदाय की बात करते हैं तो जीवों का एक समूह, अब समष्टि का मतलब एक जैसे, लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है कि समुदाय में वो बात नहीं है। समुदाय का मतलब भी हम समूह से जोड़ लेते हैं। समुदाय में ये कहा गया कि जीवों का एक समूह जिसमें कि विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या होती है। मतलब सारे जीवों की प्रजातियाँ, सारे जीवों का रंग रूप एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग हैं, लेकिन झुंड में है, यानी एक पास हैं, एक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ उनका संबंध है। तो ऐसा जो आकार यहाँ विकसित होता है उसको समुदाय कहा जाता है। अंत में बनता है पारितंत्र, जिसमें जीवों के एक समुदाय और उनके भौतिक पर्यावरण के संबंधों के कारण एक पारिस्थितिकी इकाई बन जाती है, और उसको हम कहने लगते हैं पारितंत्र, यानी इकोसिस्टम। अब आगे चलते हैं। देखिए, प्राकृतिक पर्यावास और जीवों के विषय में थोड़ा और गहनता से देख लेते हैं। आपने बहुत बार प्रश्नों में देखा होगा, प्रीलिम्स में ये कई बार पूछा जा चुका है कि किसी भी जीव जाति के विलुप्त होने के पीछे सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण कौन सा है। तो कारण तो बहुत सारे हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है, मनुष्य का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, मनुष्य की आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो जंगल हैं वो उजड़ते जा रहे हैं, उनके खाने खर्चे का सामान जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन असली बात यह है कि उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, उनका निवास स्थान उजड़ता जा रहा है। जो हमारे अतिरिक्त वन्य जीव हैं उनकी बात हो रही। मनुष्य उनके हैबिटेट को नष्ट करके अपने लिए इस्तेमाल करता जा रहा है, और इसलिए जब उन्हें रहने का ठिकाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, खाने की जगह नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो वो नष्ट हो रहे हैं। तो हैबिटेट का नष्ट होना यानी आवास का विनाश, ये किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण होता है। वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि हैबिटेट है क्या, पहले ये जान लीजिए। पर्यावास इसे कहा जाता है हिंदी में। आवास से ये थोड़ा भिन्न है। आवास का मतलब आप सिर्फ एक मकान से लगा लेते हैं जिसमें कि आप रहते हैं,
लेकिन आप सारी क्रियाएं उसी में करते हैं। मकान में क्या होता है कि आपके लिए सब कुछ होता है, वॉशरूम आपका होता है, किचन होता है, डाइनिंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, और खेलने के लिए भी आप जगह रख सकते हैं। मकान जैसा हो, कुल मिलाकर आप वहाँ सुखपूर्वक रहते हैं, तभी तो उसे आवास कहते हैं। तो वही चीज़ हैबिटेट में होती है। किसी जीवधारी का जो हैबिटेट है वो सिर्फ रहने की जगह नहीं होती है, वहाँ उसके लिए भोजन होता है, वहाँ उसे जितनी भी क्रियाएं करनी है उसके लिए सुविधाएं होती हैं। हाथी अगर रह रहा है किसी हैबिटेट में तो उसके खाने के लिए भरपूर वहाँ पे पत्तियाँ और टहनियाँ होंगी, एक नहाने के लिए अच्छी सी पानी वाली जगह होगी, चाहे वो तालाब हो या झील हो, और उसके आराम करने के लिए जगह होगा। तो ये सब चीज़ें हैबिटेट में आती हैं। वही बताया गया कि यह वह भौतिक पर्यावरण है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हैबिटेट यानी पर्यावास है, ये असल में भौतिक पर्यावरण है। तो ये वो भौतिक पर्यावरण है जिसमें कि कोई जीव निवास करता है, और प्रत्येक जीव को अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हर जीव की आवश्यकता भिन्न होती है। मनुष्य की आवश्यकता अलग है। जो वन्य जीव हैं, जैसे कि आप हाथी को ही ले लीजिए, शेर को ले लीजिए, या कोई और छोटा जीव बंदर को ले लीजिए, उनकी आवश्यकताएं अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है। तो प्रत्येक जीवधारी की अपनी विशिष्ट आवश्यकता होती है, और वह जीव उस स्थान पर रहता है जहाँ पर्यावरण के द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। वो उस जगह पर नहीं रहेगा जहाँ पर उसकी ज़रूरत का सामान उसे नहीं मिलता है। अब हाथी को आप रेगिस्तान में नहीं देख सकते हैं। उसे रहने के लिए बढ़िया एक हरा भरा आवास चाहिए जहाँ उसे खाने के लिए ढेर सारी पत्तियाँ मिले और नहाने के लिए मन भर पानी मिले। तो ऐसी जगह पे वो रहेगा। और ऊँट को उतना पानी नहीं चाहिए होता है, तो वो सूखे इलाके में रहता है। तो यही चीज़ें हैं। मतलब समझने वाली बात यह है कि जीवन के लिए अनुकूल दशा जहाँ उसे उपलब्ध हो पाए। अब यहाँ वही बताया गया कि हाथी के लिए पर्यावरण संबंधी आवश्यकता एक जंगल है, और जंगल भी कैसा, हरा भरा जंगल जिसमें कि पानी की उपलब्धता हो। और समुद्र में हाथी नहीं पाया जाएगा। पानी चाहिए तो इसका मतलब क्या समुद्र में पाया जाएगा? नहीं, वैसा पानी नहीं। उसे सिर्फ नहाने और अपने पीने के उद्देश्य से पानी चाहिए होता है। वो पानी का जीव तो नहीं है। और आप ये भी नहीं आशा कर सकते हैं कि जंगल में व्हेल पाई जाएगी। व्हेल मछली को कैसा चाहिए? गहरा समुद्र चाहिए। उसका आकार बड़ा होता है, उथले पानी में उसका काम चल नहीं सकता। खारा और गहरा पानी चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर जीवधारी की आवश्यकता भिन्न है। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा देता है जिनकी आवश्यकताएं एक समान होती हैं। अब ये मतलब नहीं हुआ कि हाथी जो है वो एक जंगल के एरिया में रह रहा है तो वो उसका आवास है, वहाँ कोई और नहीं आ सकता है। वहाँ उसी के जैसे या उसी के समान आवश्यकता रखने वाले कुछ और जीव भी रह सकते हैं और रहते हैं। जंगल में ऐसा होता है या हर जगह पे ऐसा होता है। ठीक है, मतलब उनकी भी ज़रूरतें उसी में पूरी हो रही हैं, तो वो भी वहाँ निवास कर रहे हैं। तो एक पर्यावास कई सारी प्रजातियों का घर हो सकता है, ये समझाने का आपको प्रयास किया जा रहा है। यहाँ वही बताया गया कि एकल समुद्री पर्यावास, अब समुद्र एक है, वैसे तो हम उसे कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक है, लेकिन टोटल अगर हम देखें तो वो एक वाटर बॉडी है और उसमें जो पानी भरा हुआ है वो खारा पानी। तो उसमें बहुत सारे समुद्री जीव रहते हैं। जहाँ व्हेल मछली रहती है वहाँ ऐसा नहीं है कि बाकी समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए भी जीवन हेतु अनुकूल दशाएं और उनकी आवश्यकता पूरा करने हेतु जो संसाधन है वो वहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि एकल समुद्री पर्यावास में व्हेल, दरियाई घोड़ा, इसके अलावा सील, पादप प्लवक और भी बहुत सारे जीव वहाँ पर निवास करते हैं। अतः विभिन्न प्रजातियाँ एक ही पर्यावास में रहती हैं, अर्थात उनका एक ही पता होता है। जैसे हमारा एक एड्रेस होता है ना कि हम इस कॉलोनी में, इस ब्लॉक में, इस अपार्टमेंट में रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इनका भी अपना एक एड्रेस होता है। जंगल, समुद्र, नदी, ये सब पर्यावास के उदाहरण हैं। मतलब ये इनका एड्रेस है। जैसे कि व्हेल का एड्रेस क्या है? गहरा समुद्र, और वैसे ही हाथी का एड्रेस क्या है? जंगल, घना जंगल। तो इस प्रकार से इनका ये पता है। पर्यावास के लक्षणों को उनके संरचनात्मक घटकों के तौर पे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि घटक के तौर पे आप देखें तो स्थान, भोजन, जल और आश्रय, ये मुख्य आवश्यकताएं। जैसे आप कहते हैं ना, जीवन जीने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसमें रोटी, कपड़ा और मकान है। रोटी चाहिए आपको। रोटी का मतलब सिर्फ रोटी से ही नहीं तात्पर्य है, कुल मिलाकर भोजन से तात्पर्य है। तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए एक छाया चाहिए यानी मकान चाहिए। यही आपकी बेसिक ज़रूरत है और बाकी सारी चीज़ें इसी की वजह से होती हैं। आदमी पैसे के पीछे भी भागता है तो बेसिक जो उसकी ज़रूरत है वो यही होती है, उसके बाद ही भोग विलास के साधन होते हैं। तो वो हर जीव की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब मकान का मतलब यहाँ पे शेल्टर से आप जोड़ कर देख सकते हैं कि उन्हें रहने के लिए एक आश्रय तो चाहिए होता है। अब वो आश्रय कुछ भी हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कोई घना जंगली एरिया हो सकता है, कोई मैंग्रोव का जंगल हो सकता है, या पर्वतीय गुफाएं हो सकती हैं। और कपड़े की इन्हें आवश्यकता नहीं होती है। कपड़े की आवश्यकता सिर्फ मनुष्य को होती है। प्रकृति ने उसे भी बिना कपड़े का भेजा है, लेकिन यहाँ आकर वो अपने तन को ढकने लगा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर जो जीव होते हैं, जंगली जीव होते हैं, उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं उसमें भोजन है और आवास है।
तो वो उन्हें ये पर्यावास उपलब्ध कराता है। अब यहाँ देखिए कि पृथ्वी पर 4 प्रकार के मूल पर्यावास हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक पारिस्थितिकी निकेत का चित्र दिया हुआ है जो कि मानव जाति से जुड़ा हुआ है। मनुष्य यहाँ इसमें बीच में बना है और बाकी जीवों को आप देख रहे हैं। इस निकेत में अगर आप ध्यान से देखें तो रंग बिरंगे जीव हैं और इन विभिन्न जीवों में आप देखें मछली, केकड़ा, गाय, फल मतलब यहाँ पे वनस्पतियों से तात्पर्य है, घास भी है, और मुर्गी, लोमड़ी, बकरी, चींटी, कीड़े, जितने भी तरह के कीड़े हो सकते हैं, शेर, और इसके अलावा ऑयस्टर और घोंघे जैसे जो जीव हैं, मतलब सीप और घोंघे, ये सब, और व्हेल मछली भी। तो ये सब आपका एक पारिस्थितिकी निकेत का निर्माण कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, निकेत के बारे में हम और डिटेल में देखेंगे। यहाँ तो सिर्फ चित्र है। यहाँ देखिए आप पर्यावास के बारे में, पर्यावास को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके नीचे निकेत दिया हुआ है। पर्यावास में पहला प्रकार होता है स्थलीय, यानी स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए जमीनी पर्यावास चाहिए होता है। अलवणीय जल का अपना पर्यावास होता है, वहाँ भी कुछ जीव रहते हैं। ज्वार नदमुख यानी जो एस्चुरीज होती हैं, ये नदियाँ जहाँ समुद्र में मिलती हैं वो स्थान होता है, और यहाँ खारा पानी और मीठा पानी दोनों आपस में मिलकर एक ऐसी अनुकूल दशा का निर्माण करता है जो कि जीवन के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। तो यहाँ जैव विविधता की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा समुद्र तो है ही है। अब पर्यावास में बहुत सारे नमूने हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य की आंतों में छोटे छोटे बहुत सारे जीव रहते हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों की बात हो रही है, जिन्हें बैक्टीरिया आप कह सकते हैं। वो मनुष्य की आंतों में निवास करते हैं। इसमें से बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि पाचन में सहयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ परजीवी भी होते हैं, जैसे फीता कृमि है, बाहर से घुस गया, अंदर अंडे दे दिया, अपना लड़के बच्चे जो हैं ढेर सारे घूम रहे हैं, तो वो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, फिर मनुष्य को खाया अन्न उसके शरीर में लगता नहीं है, मतलब जितना भी भोजन और पोषक तत्व है वो ये कीड़े खा जाते हैं, और मनुष्य के शरीर में कुछ भी पोषण या जो न्यूट्रिशन है वो नहीं जा पाता है। तो इस तरह की चीज़ें, सड़ रही वस्तुएं हैं तो उन पर कवकों का डेरा आ जाता है, अपर्दहारी जो है वो वहाँ पे अपना अड्डा जमा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पर्यावास बन जाते हैं। तो पर्यावासों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे अगर हम देखें तो यही 4 प्रकार। अब हमने पीछे बात की थी निकेत की। निकेत को यहाँ थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, पर्यावास और निकेत में थोड़ा अंतर है। दोनों को कभी कभी हम एक समझ लेते हैं, लेकिन चूंकि हम पर्यावरण का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ जानना आवश्यक है इनके बीच का फर्क। पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण, ये पर्यावास से संबंधित है, ठीक है। पर्यावास में किसी भी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण निकेत कहलाते हैं। किसी प्रजाति का पर्यावास इसके पते की तरह, या आप कह लीजिए कि पते के समान है, मतलब जहाँ वो रहता है उसका पता आता, वो क्या है, पर्यावास। और निच जो है, यानी जिसे आप निके या निकेत कहते हैं, उसे उसके व्यवसाय के तौर पे समझा जा सकता है। एक आपका रेजिडेंस होता है और दूसरा आपका ऑफिस होता है जहाँ पर आप काम करते हैं, तो इसे एक व्यवसाय के तौर पे समझा जा सकता है। निकेत का तात्पर्य ये है कि किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और उसकी जो दैनिक अंतर क्रियाएँ होती हैं उनको अगर हम जोड़ कर देखें तो वो निकेत को परिभाषित कर सकता है। मतलब ये जितने भी क्रियाकलाप और संबंध हैं उसके योग से जाना जाता है, जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता तथा जनन आदि के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। अभी पीछे हमने देखा कि पर्यावास का मतलब क्या था, कि वहाँ उसके जीवन के लिए अनुकूल जितने भी संसाधन हैं वो उपलब्ध हों। लेकिन उन संसाधनों की प्राप्ति के लिए जीव के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, जो उद्यम किया जाता है, उससे पूरा एक माहौल वहाँ तैयार होता है और उसी को हम कहते हैं निकेत। अब यहाँ ये भी बताया गया कि किसी भी प्रजाति का निकेत अद्वितीय होता है, क्योंकि आपने पीछे देखा कि हर प्रजाति की आवश्यकता अलग अलग होती है। चाहे वो एक साथ रह रहे हों, मतलब एक ही पर्यावास में निवास कर रहे हों, लेकिन उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं। घास खाने वाले छोटे खरगोश और जो चौपाया जीव हैं, जैसे हिरण हो गया या फिर कोई बोवियन है, तो वो भी एक घास और जंगली पर्यावास में रह सकता है। वहाँ हाथी भी रह सकता है, लेकिन दोनों की ज़रूरतें एक जैसी तो है नहीं। तो ऐसे में ज़रूरतों का अपना एक अलग दायरा है और उसी के आधार पर निकेत तय होता है। तो पर्यावास एक हो सकता है कई प्रजातियों का, लेकिन कई प्रजातियों का निकेत एक समान नहीं हो सकता, वो अद्वितीय होगा, यानी हर प्रजाति के लिए अलग होगा। अब यहाँ वही कहा गया, पर्यावास में 2 प्रजातियों का निकेत एक समान नहीं हो सकता, और इसका कारण यह है कि 2 प्रजातियों का निकेत अगर समान है तो इसमें दोनों में स्पर्धा होगी। अब ये एक चीज़ है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि निकेत की समानता हो जाती है, लेकिन वो टिक नहीं पाता है बहुत समय तक, उसमें से किसी एक को वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि दोनों की आवश्यकता एक है, दोनों की अंतर्क्रियाएँ एक हैं। तो एक ही चीज़ के लिए दोनों आपस में लड़ने लगेंगे, संघर्ष होने लगेगा, स्पर्धा होने लगेगी, और उसमें से जो भारी पड़ेगा वो वहाँ रहेगा,
जो वहाँ से कमज़ोर पड़ा खिसक लेगा, किसी दूसरी जगह जाके अपना ठिकाना तलाशेगा। तो इसलिए निकेत एक नहीं हो सकता, पर्यावास एक हो सकता है। और एक पर्यावास में जितनी भी प्रजातियाँ रह रही हैं वो तभी तक वहाँ बनी रह सकती हैं जब तक कि उनके बीच में संघर्ष ना हो। संघर्ष होगा तो उसमें से पलायन होना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं जिन्हें देखने की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी में जीवों, व्यष्टि, समुदाय, माफ कीजिए, जीवों, समष्टि, जीव तो खुद ही यहाँ पे व्यष्टि के तौर पे काम करते हैं, तो जीवों, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम, जैवमंडल का अध्ययन सम्मिलित होता है। इन सबको हम मिला लेते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में, तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है, जो कि पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों की रचना करता है। और प्रजाति समष्टियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य जनक्षम संतति उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो प्रजनन क्रिया यहाँ पे प्रजाति समष्टियों का एक ऐसा समूह है। समान प्रजाति के जीव ही आपस में जनन की प्रक्रिया करते हैं आमतौर पे, तो वही समझाने का प्रयास किया गया है। विकास क्या है? तो विकास एक ऐसा परिवर्तन है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ध्यान से देखिएगा। विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। और उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन और पुनर्संयोजन की बात करें तो किसी प्रजाति की आनुवांशिक रचना या जो जीन पूल उनका होता है, उनकी विविधता और अंतर के ये स्रोत होते हैं। और एकदम से जेनेटिकल चेंज जब आता है तो वो घटना म्यूटेशन कहलाती है, उत्परिवर्तन कहलाती है। आपने देखा होगा कि कोविड का वायरस लगातार म्यूटेंट होकर अपना स्वरूप बदल रहा है और इसलिए उस पर कोई भी एक परमानेंट वैक्सीन काम नहीं कर रही। टीके बन रहे हैं लेकिन वो निष्फल हो जा रहे हैं, पूरी 100% कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही। तो उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि वो लगातार अपने स्वरूप में परिवर्तन कर रहा है, यानी उत्परिवर्तन की क्रिया उसमें चल रही है। तो ये म्यूटेशन ऐसा ही होता है, एकदम से होगा और बड़े पैमाने पर होगा। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, और डार्विन इसमें अकेले नहीं थे, इसके अलावा वॉलेस नाम के एक और वैज्ञानिक थे। इसमें इन्होंने कहा, मतलब दोनों जने ने कहा कि ये वो प्रक्रिया है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन विविधताओं का चयन होता है जिसके कारण उन जीनों का अधिक जनन होता है जो कि जीव को वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं। मतलब प्रकृति खुद ही ये काम करती है। जितने भी जीवधारी हैं उनको अपने हिसाब से ढालने के लिए, प्रकृति किसी के हिसाब से नहीं ढलती है, ये पहली बात है, तो वो जीवों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करती है और इसके लिए वो जीवों के शरीर में उसी हिसाब से परिवर्तन करती है। मतलब वैसे ही जीनों को ज़्यादा बढ़ावा देती है जो कि उस वातावरण में झेल सकें या फिर रह सकें, सर्वाइव कर सकें। और जो जीव इसके प्रति अनुकूल नहीं हो पाते हैं वो मर जाते हैं। अब आगे चलते हैं। विकास के द्वारा जाति का उद्भवन होता है और नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। विलगन क्या है? तो विलगन के दो प्रकार होते हैं, एक तो भौतिक विलगन होता है और दूसरा जनन विलगन होता है। भौतिक विलगन में क्या चीज़ होती है? तो इसका नतीजा ये निकलता है कि विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा प्रजनन करने के कारण नई प्रजातियों का जन्म होता है, मतलब कुछ नई प्रजातियां विकसित होती हैं। और आप सोच कर देखिए कि नई प्रजाति विकसित कैसे होगी, तो किन्हीं दो प्रजातियों का आपस में तालमेल हो जाता है। आमतौर पे ये प्राकृतिक नहीं है, मतलब सामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ नए प्रकार के जीवों का उद्भव आवश्यक होता है। और सारी विशेषता और सारी अनुकूलता एक ही जीव प्रजाति में पाई जाए आवश्यक नहीं। संभव है कि किन्हीं दो प्रजातियों का आपस में अगर संकर कर दिया जाए, यानी उन्हें मिला दिया जाए, तो ऐसे में दोनों के कुछ न कुछ गुण एक जीन में या फिर एक जीव के शरीर में आ जाएंगे और उससे जो प्रजाति आगे बढ़ेगी उससे निश्चित तौर पर विकास होगा। तो ये प्रकृति का ही अपना प्लान होता है, उसके हिसाब से आप देख रहे हैं। तो भौगोलिक विलगन जो है वो ऐसे ही होता है। इसके अलावा जनन विलगन में भी जो प्रक्रियाएं हैं वो इसी प्रकार की होती हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, कई प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं और इन प्रजातियों मतलब विलुप्त हो चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनका अस्तित्व पहले था, अब नहीं है। तो इनका भी अगर हम देखें तो विलुप्त का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए गायब होना, अर्थात इनका एक भी सदस्य वर्तमान में उपस्थित नहीं है। यानी कोई भी ऐसा जीव जो कि विलुप्त हो गया है, जैसे आप डायनासोरों को कहते हैं कि वो लुप्त हो चुके हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, तो ऐसे में आप डायनासोर वापस नहीं देख सकते, वो हमेशा के लिए उनका एक भी फैमिली मेम्बर बचा नहीं है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जीवाश्म के रूप में अब हम उन्हें देख पाते हैं, उनकी कोई भी नई प्रजातियां हमें दिखाई नहीं देती। विलोपन विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से हो सकता है, या फिर इसके पीछे जो मानव क्रियाकलाप है वो भी उत्तरदायी हो सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जनसंख्या परस्पर प्रजनन करने वाले जीवों का ऐसा समूह होती है जो कि किसी विशेष समय में विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। और जनसंख्या के लक्षण क्या होते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। जनसंख्या घनत्व ये पहला लक्षण है, जन्म दर ये दूसरा लक्षण है, मृत्यु दर ये तीसरा लक्षण है। इसके बाद परिक्षेपण है जिसमें कि अप्रवास और प्रवास दोनों चीज़ें आती हैं।
आयु वितरण ये 5वां लक्षण है और लिंग अनुपात के द्वारा भी इसको व्यक्त किया जाता है, तो ये आपका 6वां लक्षण है। पारिस्थितिकी अनुक्रम किसी समुदाय की संरचना में होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पहले कोई समुदाय नहीं था, मतलब वहाँ ये पहली शर्त है प्राथमिक अनुक्रम के लिए कि पहले से कोई समुदाय वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और द्वितीय अनुक्रम तब शुरू होता है जब वनस्पतियाँ वहाँ अस्तित्व में आ चुकी होती हैं। वनस्पतियों का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी उत्पादकों का वहाँ पे अस्तित्व पहले से ही बना रहता है, तब जाकर वहाँ पर उपभोक्ता आते हैं और यहीं से शुरुआत होती है द्वितीय अनुक्रम की। और उत्पादक आमतौर पर हरे पौधे ही। जैविक अन्योन क्रिया वह अन्योन क्रिया होती है, ये परिभाषा यहाँ मोटे अक्षरों में दिखाई गई है, इसे ध्यान से देखिएगा। जैविक अन्योन क्रिया वह अन्योन क्रिया है जो कि एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच में, मतलब अंतर जातीय या अलग अलग प्रजाति के सदस्यों के बीच में होती है। उदाहरण के तौर पे स्पर्धा होती है, आपस में कंपटीशन, शिकार होता है, परजीविता होती है, सहजीविता होती है, सहभागिता होती है, उदासीनता होती है, सहभोजिता होती है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये अंतरक्रिया या फिर जो परस्पर क्रिया है उसके अंतर्गत देखी जाती है। अब यहाँ से हमारा मोड चेंज होता है और अब हम देखेंगे भारतीय कला और संस्कृति को। इसमें आप जो संगीत है हमारा, भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से हुआ है? सामवेद से हुआ है। यहाँ हम उसका वर्गीकरण देखेंगे और शास्त्रीय संगीत के तौर पे हम अपने भारतीय संगीत को पढ़ते हैं, यानी जो शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्र का मतलब यहाँ पर वैदिक ग्रंथों से है। तो सामवेद में जो वर्णित संगीत है वहीं से भारत में संगीत की शुरुआत हुई है। जो 7 सुर हैं सा रे गा मा, वो भी वहीं से निकले। अब यहाँ इसकी 2 शैलियाँ विकसित हो गई भारत पे। आप जानते हैं कि विदेशियों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ है, विशेष रूप से जो भारत का उत्तरी हिस्सा है यानी पूरा उत्तर भारत, वहाँ ये विदेशियों के द्वारा ज़्यादा प्रभावित हुआ। दक्षिणी एरिया उतना ज़्यादा नहीं, हालांकि हमले वहाँ भी हुए हैं और विदेशियों ने वहाँ भी कब्जे किए थे, लेकिन वो संस्कृति लंबे समय तक अछूती रही। तो इसीलिए 2 विधाओं का जन्म हो गया, एक तो हिंदुस्तानी शैली है और दूसरी कर्नाटक शैली है। हिंदुस्तानी शैली में बाहरी प्रभाव ज़्यादा है और कर्नाटक शैली में हिंदुस्तानी मूल का, मतलब हिंदुस्तानी मूल का तात्पर्य यहाँ पे भारतीय मूल से है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का ही पूरा असर है और यही दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। लोक संगीत ये भी एक वेराइटी है जो कि ग्राम या ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हुआ, जनता के मन से निकला हुआ संगीत। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का जब आपस में समागम होता है यानी उन्हें एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे संगीत को कहा जाता है सुगम संगीत। हवेली संगीत भी एक प्रकार है। सुगम संगीत को हम रविंद्र संगीत के तौर पे भी देखते हैं और हवेली संगीत जो है इसको गण संगीत के तौर पे भी देखते हैं। आधुनिक संगीत भी आजकल चल रहे हैं जो कि विदेशी प्रभाव से प्रभावित है। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव उस पर ज़्यादा है, जिसमें कि पॉप म्यूज़िक है, इसके अलावा ब्लू म्यूज़िक है, रॉक म्यूज़िक के अंतर्गत देखते हैं आप, ट्रांस म्यूज़िक है जिसमें कि साइकेडेलिक है, जैज़ है, ये सब आते हैं। नेक्स्ट देखिए शास्त्रीय संगीत को। तो शास्त्रीय संगीत की 2 शैलियाँ हैं, जैसा कि आपको पीछे बताया। हिंदुस्तानी शैली, इसका भारत के उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है और इसमें 10 मुख्य शैलियाँ हैं जो कि विदेशियों के प्रभाव से और कुछ अपने देशी स्थितियों से विकसित हुई हैं। तो इसमें आप देखें ध्रुपद है, धमार है, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राम सागर, ये राग सागर है असल में, तराना, सरगम, ठुमरी, ये सब जो है ये 10 मुख्य शैलियों के तौर पे देखी जाती है। कर्नाटक संगीत ये दक्षिणी भाग में अभ्यास किया जाता है। पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण, स्वर, कल्पना, ये सब इसके प्रकार हैं। प्रकार का मतलब इसमें वर्ग हैं, इसके कोई प्रकार बटे नहीं। कर्नाटक संगीत में मुख्य वाद्य यंत्र जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है मृदंग, जिसे कि वहाँ स्थानीय तौर पे मृदंगम कहा जाता है, जो कि दिखने में ढोलक जैसा ही होता है, लेकिन ढोलक से इसमें भिन्नता होती है। ढोलक में जहाँ थाप देने का स्थान होता है, मतलब दोनों ओर चमड़े लगे रहते हैं और उस पर आप ऐसे ठोकते हैं तो ध्वनि निकलती है, तो वो स्थान इसमें पतला होता है और बीच में ऐसे उभार ज़्यादा होता है, ये होता है मृदंग। और इसकी आवाज़ ज़्यादा सुरीली होती है, ढोलक की तुलना में सुरीली आवाज़ होती है। मृदंग के साथ मुक्त लय में जो मधुर तात्कालिकता है उसका खंड अगर गाया जाता है तो उसको तानम कहते हैं। और ऐसे खंड या ऐसा संगीत जिसमें कि मृदंग की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ स्वर के सहारे उसको आकार दिया जाता है, तो उसको हम रागम कहते हैं। तानम में क्या होता है, वाद्य भी चाहिए होता है, रागम में सिर्फ मुंह की आवाज़ ही पर्याप्त है। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। तो वैसे तो सामवेद के द्वारा कर्नाटक संगीत या पूरा भारतीय संगीत जन्मा है, लेकिन कर्नाटक संगीत की शैली को संरक्षित करने का श्रेय ये पुरंदरदास को दिया जाता है। इनका जो समय है आप देख सकते हैं, मध्यकालीन ये भी थे। कर्नाटक संगीत के प्रारंभिक समर्थकों को देखिए तो इसमें अन्नमाचार्य हैं, करीब 1408 से लेकर 1503 इनका पूरा जीवन काल है। इसके बाद पुरंदरदास को आपने वहाँ भी देखा था, यहाँ भी देख लीजिए। क्षेत्रिया है 1600 से लेकर 1680 और रामदासु जी हैं, ये 1620 से लेकर 1680, ये प्रारंभिक समर्थक है। अब यहाँ अंतर आपको विशेष तौर पे तालिकाबद्ध करके बताया गया है।
तो अंतर के बिंदु दिए हैं, कर्नाटक संगीत दिया है और हिंदुस्तानी संगीत दिया है। पहला आप देख रहे हैं प्रभाव, ठीक है। तो प्रभाव में हिंदुस्तानी संगीत पर अरबी, फारसी और अफगानी प्रभाव दिखाई देते हैं। कर्नाटक संगीत पर शुद्ध देशी प्रभाव है, स्वदेशी। स्वतंत्रता की अगर बात करें तो जो हिंदुस्तानी संगीत है इसमें सुधारने के लिए कलाकारों के पास अवसर थे और इस अवसर का उन्होंने भरपूर लाभ लिया। यानी जो मूल संगीत था उसका स्वरूप बिगाड़ कर रख दिया। ठीक है कि अपनी तरफ से नई चीज़ों को जोड़ा, लेकिन जो मूल स्वरूप था वो कहीं ख़त्म हो गया। कर्नाटक संगीत में इसी वजह से कि मूल स्वरूप कहीं डिस्टर्ब न हो जाए, उसकी शास्त्रीयता कहीं ख़त्म न हो जाए, इसलिए उसमें सुधारने का मौका नहीं है कि आप उसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते। और उपशैलियों में अगर हम देखें तो उपशैलियाँ बहुत सारी हैं हिंदुस्तानी संगीत के पास और इसीलिए बहुत सारे घराने विकसित हो गए। कर्नाटक संगीत में गायन की एक निर्धारित शैली है और वही है बस। वाद्य यंत्रों की आवश्यकता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। हिंदुस्तानी संगीत में बात पे वाद्य यंत्र चाहिए होता है। मतलब कंठ संगीत जो है वो बिना बाजों के चलता ही नहीं है। कुछ नहीं तो हारमोनियम ही पकड़ लिया, अब हारमोनियम जो है वो ध्वनि को खा जाता है, अपनी ही राग सुनाता है। तो इस तरह के बाजों की इसमें प्रचुरता है। और कर्नाटक संगीत में कंठ संगीत पर ज़्यादा बल दिया जाता है। गले की आवाज़ महत्वपूर्ण होती है, इसमें राग महत्वपूर्ण होता है। आपने पीछे देखा ना, मृदंग ही एकमात्र ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, और भी वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं लेकिन मृदंग का बड़े पैमाने पर होता है। तो ये तानम और रागम में इसीलिए बांट दिया गया। अब तानम जो है उसमें मृदंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रागम एक ऐसी विधा है जिसमें कि मृदंग भी नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ गले की आवाज़ ही उसमें काम करती। राग की अगर बात करें तो 6 मुख्य राग हैं हिंदुस्तानी संगीत के, और कर्नाटक संगीत में मुख्य जो राग है वो तो शास्त्रीय राग है जो कि पहले से चल रहा है, और उसमें 72 मेल करता राग है। मुख्य बल हिंदुस्तानी संगीत में रागों पर दिया जाता है और कर्नाटक संगीत में मुख्य बल ताल पे दिया जाता है। वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल की अगर बात करें तो तबला, सारंगी, सितार, संतूर, ये सब हिंदुस्तानी शैली के वाद्य यंत्र हैं। और जो कर्नाटक संगीत है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें वीणा, मृदंग और मैंडोलिन जैसे वाद्य आते हैं जो कि शुद्ध शास्त्रीय वाद्य हैं। भारत के भागों से संबंध अगर देखें तो ये उत्तर भारत में और ये दक्षिण भारत में, दोनों के बीच में समानताएं भी कहीं कहीं हैं। तो वाद्य यंत्रों की समानता है, बांसुरी और वायलिन, वायलिन एक विदेशी बाजा है, तो बांसुरी और वायलिन ये हिंदुस्तानी संगीत में भी प्रयोग किया जाता है और कर्नाटक संगीत में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ आप लोक संगीत देख रहे हैं, तो लोक संगीत में यहाँ जो संगीत के नाम है वो दिए हुए हैं, उत्पत्ति का राज्य दिया है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। सोहर बिहार और पूर्वांचल क्षेत्रों में होता है, बच्चे के जन्म पे, मतलब लड़के के जन्म पर इसे गाया जाता है। लड़की के जन्म पे आमतौर पे सोहर नहीं गाया जाता, ये पुरुष सत्तात्मक मानसिकता है। इसके बाद आप जिकिर को देख रहे हैं, तो जिकिर जो है एक लोक संगीत है जो कि असम में प्रचलित है और इससे इस्लाम की शिक्षाओं का उद्भव होता है, मतलब उसे दर्शाया जाता है। जा जिंजा और इयोगे, ये दो आप देख रहे हैं, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं। दोनों ही विवाह समारोह में गाए जाते हैं, एक शुरुआत में गाया जाता है, एक अंत में गाया जाता है। इसके बाद अगला वाला आपका नागालैंड का है और 3 है लगातार नागालैंड के, नीचे चौथा भी दिखाई दे रहा है, सभी को देखेंगे। अब इसमें एक क्षेत्र में गाए जाने वाले जितने भी लोक संगीत हैं उनको एक साथ पढ़िएगा। देखिए इसमें हिली मल्ल्यू है जो कि एक नृत्य संगीत है नागालैंड का, और न्यूलू जो है, न्यूलू आप देख रहे हैं, ये भी नागालैंड का है। किंवदंतियों और मिथकों से संबंधित इसमें गीत गाए जाते हैं। हेरेल्यू भी नागालैंड का है लेकिन ये नागाओं का युद्ध गीत है। हेकाइल्यू ये अपने विषय में, मतलब आपको अपना इंट्रो देना है गा गा कर, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी नागालैंड में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए डोलू कुनीथा, ये ड्रम नृत्य है और अभी चर्चा में भी था, कर्नाटक का ये क्षेत्र का है। वाद्य यंत्र के नाम से यहाँ इसका नाम रखा गया है। डोलू वाद्य यंत्र का नाम है और इसको कुरुबा समुदाय के लोगों के द्वारा पेश किया जाता है। कुरुबा इसमें समुदाय का नाम। नाटुपुरा पाटू ये तमिलनाडु का है। इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राम लोक संगीत और नगर लोक संगीत दोनों ही इसमें आते हैं। समायोजन पाला और दसकठिया को देखिए, उड़ीसा का है, धार्मिक स्वभाव का ये है। मंगनियार ये उत्तर पश्चिमी भारत का है और सिकंदर और स्थानीय राजाओं के लड़ाइयों के गीत हैं। मंगनियार जो है ये घूम घूम कर मांगते हैं, दरवेशी करते हैं और इन गीतों को गाते हैं। ये बिरुदावलियाँ होती हैं असल में। इसमें सिकंदर किस प्रकार से स्थानीय राजाओं से जूझता है, लोहा लेता है लेकिन हार जाता है, ये इसमें दर्शाया गया है। किस प्रकार से आम्भीक और पुरु जैसे जो राजा हैं वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और उन्हें टक्कर देते हैं। इसके बाद धाड़ी, धाड़ी में लड़ाइयों का वीर गीत, मतलब बिरुदावली है कुल मिलाकर, जो लड़ाइयों में वीरतापूर्वक प्रदर्शन योद्धाओं के द्वारा किए जाते हैं उसका वर्णन। ये पंजाब क्षेत्र में है। बसंत गीत ये गढ़वाल और उत्तराखंड का है, मतलब बसंत पंचमी के मौके पर और उसके आसपास पूरा जो बसंत का महीना होता है उसमें इसको गाया जाता है। बिल्लू पट्टू ये तमिलनाडु का है, ये धार्मिक संगीत होता है।
मतलब अच्छाई की बुराई पर विजय होती है, ऐसा दर्शाया जाता है। सुकर के बिया ये बिहार में प्रचलित है। और ब्रह्मांड के दो देवता दोनों जो है वो गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है शुक्राचार्य और दूसरे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो वैसे तो दोनों जने पुरुष हैं, लेकिन शुक्र की प्रवृत्ति स्त्रीयोचित होती है, उसके अंदर स्त्री सुलभ स्वभाव भी होते हैं, इसलिए उन्हें महिला मानकर उनका देवगुरु बृहस्पति के साथ विवाह। अब यहाँ पे विवाह का मतलब वो पारिग्रहण से तात्पर्य नहीं है, मित्रता, दोनों के बीच में मैत्री को दर्शाया गया है। तो वो चीज़ सैकुरी जाई ये मिजोरम में प्रचलित है। वीर पुरुषों और शिकारियों के प्रशंसा गीत इसमें है। लाई हारोबा ईशी, ठीक है, ये नाम है, मणिपुर में प्रचलित है। और लाई हारोबा भी इसको कहा जाता है, त्यौहार होता है ये। लाई हारोबा क्या है? त्यौहार है जो कि मैतेई लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और उसी में ये ईशी गीत जो है ये गाया जाता है और इसका संबंध सनामही धर्म से है। दशहरा जुलूस के दौरान गाया जाता है वारागास या वीरागास, इसको वीरागासे भी कहते हैं और ये प्रचलित है आपका कर्नाटक में। छकरी की अगर हम बात करें तो छकरी आपका कश्मीर में प्रचलित है। इसमें पूरी टोटल फैंटेसी है, मतलब फेयरी टेल है और लव स्टोरी है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। भूत गीत ये बुराई और भूतों के गीत हैं, केरल में प्रचलित है। खूबा केशई मणिपुर में है और इसमें केवल ताली ही बजाई जाती है, ये अच्छी बात है। झूमर जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे है। असम में जो चाय जनजातियाँ हैं, चाय बागान में काम करने वाली, उनके बीच ये काफ़ी लोकप्रिय है। बोर गीत असम का है और शंकर देव और माधव देव के द्वारा रचित जो एक शरण धर्म है उससे जुड़ा हुआ इसे देखा जाता है। झूरी को आप देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश का है और ये गीत अतिरिक्त वैवाहिक रोमांस का जश्न मनाता है, मतलब वैवाहिक समारोह से इसका संबंध है। अब यहाँ से फिर से मोड चेंज होता है और हम कृषि में घुस जाते हैं। कला साहित्य को हमने देखा, लोक नृत्यों को देखा, अब पीछे उससे पहले हमने पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब यहाँ थोड़ा सा कृषि के बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे एग्रोनॉमी के फादर को, और ये फसलों उत्पादन से शुरू हुआ है। फसलों उत्पादन को हम लोग शस्य विज्ञान भी कहते हैं और शस्य विज्ञान को अंग्रेजी में आप कहते हैं एग्रोनॉमी। तो इनके जो जनक हैं वो है पीटर डेक्रेसन जी, मतलब इस विधा को विज्ञान बनाने वाले या विज्ञान कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है पीटर डेक्रेसन जी। इसका मतलब ये नहीं है कि खेती करने का तरीका इन्होंने ईजाद किया था। खेती करने का तरीका तो नवपाषाण काल तक हमें ऐसे भी दिखने लगता है, उस समय पीटर डेक्रेसन जी जिंदा थोड़े ही थे, तब तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक, तो ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, लेकिन इसको विज्ञान के तौर पे संबोधित करने का काम ये इनके द्वारा किया गया। और पीटर इनका असल में नाम नहीं है, ये पिएत्रो डेक्रेसन जी हैं। ठीक, पिएत्रो डेक्रेसन जी ये इनका नाम है। अब इसके बाद कवर क्रॉप्स की परिभाषा दी है। यहाँ वन लाइनर फैक्ट में ये होता है ना कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिर्फ परिभाषाएं हैं वही आपको दी जाती हैं, क्रमबद्ध कुछ भी नहीं होता। कवर क्रॉप की बात ये होती है कि ये फसलें ज़मीन को ढक कर रखती हैं और ज़मीन को जो भी वनस्पतियाँ ढक कर रखती हैं तो वो मिट्टी को बचाने का काम करती है, मतलब भूमि का क्षरण इससे बचता है। और जड़ों इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी जालदार होती हैं तो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तो वर्षा के समय जो मृदा अपरदन की घटना है वो कम होती है। और इस तरह की फसलों में उड़द की दाल जो आप उगाते हैं दलहन के तौर पे वो भी ये काम करती है। मूंगफली का जो पौधा होता है उसके द्वारा भी ये काम किया जाता है। पैराग्रास भी ये काम करती है। शकरकंद और लोबिया के द्वारा भी इसी प्रकार का कवरिंग का काम किया जाता है। समोच्च रेखाओं या इन रेखाओं के अनुरूप जो खेती की जाती है या फसलें उगाई जाती हैं उनको कॉन्टर क्रॉप्स कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य भूमि और जल का संरक्षण करना होता है। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना ये सब कैश क्रॉप्स हैं यानी नकदी फसलें हैं। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, इन्हें इसमें से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कैश क्रॉप्स भी हैं, तो इनको कॉमर्शियल क्रॉप्स भी कहा जाता है यानी वाणिज्यिक फसलें कहा जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये सब महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, मतलब इनके पौधे रोपे जाते हैं, रोपण कृषि के अंतर्गत ये सब आते हैं। एनर्जी क्रॉप्स में कौन कौन से हैं? तो तरल ऊर्जा प्राप्त करने का ये स्रोत होते हैं, जैसे कि एथिल अल्कोहल की बात कर लें तो इसको एथिल अल्कोहल को प्राप्त करने के कई सारे स्रोत हो सकते हैं। गन्ना भी हो सकता है, आलू से भी प्राप्त हो सकता है, स्टार्च की उपस्थिति जहाँ जहाँ है, मक्के से प्राप्त हो सकता है, टैपियोका, अच्छा बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा यानी रतन जोत के जो बीज हैं उनसे निकलने वाला तेल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब है आपकी ऊर्जा फसलें यानी एनर्जी क्रॉप्स। आगे चलते हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद, ये आप जानते ही हैं। और शस्य ऋतुओं का यहाँ पे हम समय, महीना, फसलें और विशेषता करके देखेंगे। टेबल बनी हुई है, इसमें कॉलम बने हैं। तो सबसे पहले रबी की फसल, और रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। और गर्मी का जब मौसम शुरू हो रहा होता है यानी मार्च खत्म और अप्रैल की शुरुआत, तो अप्रैल से जून के मध्य में इसको काट लिया जाता है। अब जून के मध्य तक नहीं काटा जाता है, इतना लेट किसान नहीं करते हैं, वो मई तक अपना काम पूरा कर लेते हैं।
और इस तरह की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अलसी का मतलब तीसी भी होता है। अलसी को आप कहीं कहीं तीसी के नाम से भी, इसमें नीले नीले फूल लगते हैं और इसका बीज काफ़ी चिकना होता है। ये तिलहन फसल है। कुसुम और तंबाकू, गन्ना और बरसीम, ये सब जो है ये क्या है, रबी फसलें। शीत ऋतु में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है और उससे वर्षा उत्पन्न होती है। आप देखते हैं ना कि जब ठंडी का मौसम होता है उत्तरी क्षेत्र में, तो जाड़े के मौसम वाली बारिश होती है, खासतौर पे माघ महीने में, तो वो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से होती है। तो ये वर्षा इन फसलों के लिए वरदान साबित होती है, यानी इन्हें वृद्धि का मौका देती है। इसके बाद खरीफ की फसलों का समय होता है जून से लेकर जुलाई तक, मतलब मई तक किसान अपने खेत खाली कर लेते हैं। उसके बाद बीच में एक गैप बचता है, यानी बरसात के मौसम और गर्मी का जो मध्यकाल होता है वहाँ से लेकर देखें तो बीच में एक ऐसा समय आता है जो कि खाली होता है, जिसमें कि आप धान के बीज नहीं लगा सकते क्योंकि उसके लिए पानी इत्यादि चाहिए होता है। अभी मौसम सूखा होता है, तो इसमें किसान कुछ फुटकर खेती करते हैं। खाली बैठना ठीक नहीं है। तो जून से लेकर जुलाई तक और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इसमें माफ़ कीजिए, यहाँ टेबल का फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। जायद की फसलों को बीच में होना चाहिए था, जो कि खरीफ की फसलों की जगह पे रहनी चाहिए। तो पहले हम नीचे जायद को देख लेंगे, जिनकी हमने चर्चा की है। जब रबी की फसल कट जाती है और जो खरीफ की फसलें हैं उन्हें बोने में अभी समय होता है, बीच में गैप होता है, तो उसमें किसान जायद की फसलें बोते हैं। और ये जो जायद की फसलें हैं ये ग्रीष्म ऋतु की फसलें होती हैं। ये ऐसी होती है ना कि एक छोटी सी समय अवधि में तैयार हो जाएं। इसमें तरबूजा, खरबूजा, खीरे या सब्जियां या पशुओं के लिए चारा, ये सब उगा लिया जाता है। और इन्हें आप देख रहे हैं, मतलब मार्च में इन्हें बो दिया जाता है, या बहुत लेट हुआ तो अप्रैल का जो मध्य भाग है वहाँ तक बो दिया जाता है और ये जल्दी तैयार हो जाती हैं। जून तक इन्हें काट कर साफ कर लिया जाता है और फिर उसके बाद जो आगे की खेती है उसको किया जाता है। अब यहाँ आप खरीफ को देख लीजिए, तो खरीफ वाला जो है ना ये नीचे होना चाहिए था। असल में जून से लेकर जुलाई में इनके बोने का काम होता है। जैसे आप धान को देख लीजिए, बरसात शुरू हो जाती है 15 जून के बाद। आमतौर पे जो जलवायु परिवर्तन आजकल बहुत तेज़ हो रहा है, तो बरसात की भी जो प्रक्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं। लेकिन 15 जून के बाद से बरसाती मौसम बनने लगता है। तो जून जुलाई में अच्छी खासी बारिश हो गई, या फिर पानी ऐसे ही खेतों में भरकर धान बो दिया। इसके अलावा मक्के की खेती कर ली, ज्वार के बीज डाल दिए, बाजरे के लिए जो बीजारोपण है वो कर दिया गया। उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, इन सब की जो फसलों के बीज हैं वो डाल दिए गए। और सितंबर अक्टूबर तक ये एकदम से पककर तैयार हो जाता है। वहाँ इनकी कटाई कर ली जाती है और उसके बाद फिर से एक बार रबी की फसल के लिए खेत खाली हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा क्षेत्रवार स्थितियाँ अलग होती हैं, जैसे कि असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा है, आर्द्रता अच्छी होती है, वर्षा की मात्रा अच्छी होती है। तो जब आर्द्रता और वर्षा अच्छी होगी तो इस क्षेत्र के लिए धान अधिक उपयोगी होगा। तो यहाँ धान के 3 मौसम होते हैं, या आप कह सकते हैं कि 3 फसलें होती हैं। इसमें आस, अमन और बोरोबाई, ये 3 प्रकार की धान की सीजन वाली वैरायटी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं उसमें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, ये सब आते हैं और भी कई सारे हैं। तो मुख्य फसलों में आप चावल को देखिए, अधिकांश लोगों का ये खाद्यान्न होता है, आप जानते ही हैं। खरीफ की फसल है चावल, और इसके लिए अच्छा तापमान चाहिए होता है, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होना चाहिए और आर्द्रता अच्छी खासी होनी चाहिए। आर्द्रता अगर अच्छी मिलेगी, नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इसकी फसल अच्छी होगी। उष्णकटिबंधीय तापमान के लिए अनुकूल होता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, दक्षिणी यहाँ जो डेल्टाई प्रदेश है उनकी बात हो रही है, तटीय क्षेत्र जो है वहाँ भी उपजाया जा सकता है। कुल मिलाकर आर्द्रता और नमी जहाँ रहेंगे, माफ कीजिए, आर्द्रता और तापमान की बहुलता ये ज़्यादा जहाँ भी रहेंगे वहाँ धान की खेती अच्छी होगी। धान यानी चावल की अगर बात करें तो ये ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। वानस्पतिक नाम या इसका बोटेनिकल नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। चावल की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है, मतलब ये दक्षिण पूर्व एशिया का ही नेटिव है और ये स्थानिक फसल है। चावल एक स्वपरागित फसल है, मतलब इसका जो परागण है उसके लिए किसी अन्य सूक्ष्म जीवों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, स्वपरागण हो जाता है। सामान्यतः धान में पोषक तत्व की आवश्यकता की अगर दृष्टि डाली जाए तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए होती है 80 से 120 kg। पोटेशियम आपको चाहिए होता है, यहाँ फास्फोरस है असल में, तो फास्फोरस चाहिए होता है 40 से 60 किलो, और इसके बाद पोटेशियम की मात्रा चाहिए होती है 40 से 50 किलो। ये प्रति हेक्टेयर की मात्रा दी हुई है, मतलब इतना किलो 1 हेक्टेयर में आवश्यक होता है पोषक तत्वों का। अजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। ये जैव उर्वरक की तरह से काम करते हैं। और प्रोपेनिल स्टेम 34 ब्यूटाक्रोर मैचिटी, इसको यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है,
इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लूक्लोरिनिन है, तो ये बेसलिन भी इसको कहा जाता है। ये धान में इस्तेमाल होने वाले मुख्य खरपतवार नाशी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खेत में सिर्फ धान के बीज लगाएंगे तो धान ही उगेगा। मिट्टी में बहुत तरह के बीज पहले से ही मिक्स होते हैं, मतलब वो पहले से ही होते हैं, और अनुकूल नमी और पानी इत्यादि तापमान मिला उन्हें तो वो भी पनपने लगते हैं, तो उन्हें खरपतवार कहा जाता है। जिनकी आवश्यकता हमें नहीं होती, वो बेकार में अपने मन से उगाए रहते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए ये खरपतवार नाशी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके नाम आप याद रखेंगे। अब यहाँ आप देखें, चीन ने सबसे पहले संकर तकनीक का प्रयोग 1970 के दशक में किया था, मतलब अंतिम समय जो था उसमें किया था, और संकर धान विकसित किया। चीन के बाद भारत में व्यावसायिक उत्पादन के लिए 1994 में 5 संकर किस्मों का पहला सेट विकसित किया गया। और ये जो 4 किस्में हैं इसमें आप देख रहे हैं, मतलब 4 किस्मों के नाम पहले दे दिए हैं। एक तो APRH1 है, दूसरा APRH2 है, KRH1 और MGR1 है। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य और इस तरह के अन्य दक्षिणी राज्यों के द्वारा भी निर्गत किए गए थे, लेकिन सबसे पहले इन्हीं 3 राज्यों का नाम आता है। इसमें आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु को आप देख रहे हैं। 2 वर्ष बाद अन्य संकर जो किस्में हैं वो विकसित होती हैं, जिसमें कि CNRH है, ये आप देख रहे हैं, KRH3 है और DRRH1 है। ये क्रमशः पश्चिम बंगाल और आंध्र के द्वारा निर्गत की जाती हैं। PHB71 एकमात्र संकर किस्म है जो कि निजी संस्था के द्वारा विकसित की गई है। और यहाँ पे आप डैपोंग मेथड को देख रहे हैं, तो ये चावल के उत्पादन की विधि है जो कि फिलीपींस और जापान में इस्तेमाल की जाती है। और इसमें ट्रांसप्लांटिंग का जो काम होता है, जैसे कि आप खेती की भाषा में रोपनी कहते हैं, रोपने का काम, इसमें सीडिंग को, मतलब जो पौध होती है उसकी नर्सरी इसे कहा जा सकता है, उसे 12वें दिन तैयार कर लिया जाता है। आमतौर पर इसे तैयार होने में समय लगता है। पहले आप धान का बीज बोते हैं, धान के बीज में से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर उनको उखाड़ते हैं, फिर जो तय खेत है उसमें रोपते हैं ले आकर, ये प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो नर्सरी है, यानी धान की छोटे छोटे पौधों की जो खेप है वो जल्दी तैयार हो जाती है, सिर्फ 12 दिन का उसमें समय लगता है। धान के खेत में पानी का रिसाव रोकने के लिए पंख भंजन यानी जो पडिंग है वो की जाती है। और श्री विधि, जिसे कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहा जाता है, इसमें क्या है, धान रोपने की ही एक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है और कई पौधों को एक साथ न रोपकर एक एक पौधे को अलग अलग रोपा जाता है। और इससे होता है फायदा, हर पौधे को बढ़ने का और विकसित होने का समान अवसर मिलता है। और जब पौधा अच्छे से विकसित होगा तो निश्चित तौर पे उसमें बालियाँ अच्छी लगेंगी। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कई छोटे छोटे पौधों को उखाड़कर आप एक साथ मिलाकर रोप दीजिए तो कोई भी ठीक से नहीं बढ़ पाएगा, और उन्हें ही आप अलग अलग थोड़ी दूरी पर रोपिए तो उनकी वृद्धि अच्छी होगी। चावल में सामान्यतः 6 से 7% प्रोटीन होता है और सबसे ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, 76%। इसके अलावा करीब 2.5% वसा होती है और 1.1% में खनिज पाए जाते हैं। भारत में कृषि निदेशालय के द्वारा विकसित चावल की जो पहली बौनी प्रजाति थी वो जया थी, और ये बहुत मोटा चावल होता था। इसके बाद आप देख रहे हैं साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, पूसा 33, बाला, लूनाश्री, जमुना, करुणा, जगन्नाथ, कृष्णा, ये सब नाम हैं चावल की नस्लों के। कांची, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, माही, सुगंधा, पूसा सुगंधा, बरानी द्वीप, शुष्क सम्राट, ये सब धान की मुख्य किस्में हैं। शुष्क सम्राट नाम से जैसा यहाँ स्पष्ट हो रहा है, इसे कम पानी की आवश्यकता, तो जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है या शुष्क क्षेत्र है पहले से ही, वहाँ पर इस प्रकार के धान को बोया जा सकता है, उसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुष्क सम्राट एक उपयुक्त उत्पादक किस्म है। अब पूसा RS10, PHB71, गंगा, सुरुचि, KRH2, सह्याद्री, बासमती चावल की संकर प्रजातियों के तौर पे देखी जाती है। महाधान, जिसे कि आप सुपर राइस भी कहते हैं, इसका विकास फिलीपींस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक GS खुश के द्वारा किया गया और उन्होंने 1989 में महाधान पर अनुसंधान कार्य को शुरू किया था। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, उड़ीसा में है मतलब, और इसके द्वारा विकसित धान की अत्यधिक उत्पादन देने वाली जो किस्म है उसका नाम है लूनीश्री। धान की विकसित नवीनतम किस्मों में धनराशि का नाम आता है। ये सब क्या है, नई नई डेवलप की हुई वैरायटी है। धनराशि है, RS204 है, संकर उपज के तौर पे इसे देखा जाता है। इसके अलावा डांडिशा, सारंग, गौरी, श्वेता, भूदेव, वर्षा, पंतधान 15, चिंगम, ये सब धान। चिंगम भी एक धान की प्रजाति है। अब यहाँ DRR45 को आप देख रहे हैं जो कि उच्च जिंकधारी प्रजाति है। आमतौर पे धान में जिंक की उच्चता नहीं होती है, लेकिन इसे फोर्टिफाइड किया गया है। अब यहाँ और भी देखिए, खैरा, ये धान में जिंक की कमी से लगने वाला मुख्य रोग होता है। खैरा रोग ये धान में लगता है, और किस वजह से लगता है, जिंक की कमी की वजह से। गोल्डन धान की किस्म में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन A पाया जाता है। गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन A की मात्रा ज़्यादा होती है।
चावल को अगर हम ज़्यादा धोते हैं तो जो विटामिन B1 की उस पर परत होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो कि आमतौर पर धान की भूसी में पाया जाता है। और धान की भूसी को जब हम चावल के ऊपर से मतलब उसके बीच का जो हिस्सा है उसके ऊपर से साफ़ करते हैं तो उसकी जो बारीक परत है वो चावल पे रह जाती है। अगर हम मिल में भेज देते हैं उसे दरने के लिए तो पॉलिश जैसा चावल के ऊपर हो जाता है और वो ऊपरी परत एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो ये विटामिन B1 वहाँ पर होता ही नहीं है और इसी वजह से पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी रोग से लोग संक्रमित हो जाते हैं। ये हीनता जन्य रोग है। अब इसके बाद IARI के द्वारा हाल ही के वर्षों में विकसित की गई बासमती चावल की जो किस्में हैं उसमें पूसा 1460, पूसा 1401, पूसा 1460 ऐसे नाम आते हैं। और इनका जो ब्रांड नेम है ये तो प्रयोगशाला का नाम होता है, लेकिन जब इन्हें ब्रांड के तौर पर बेचा जाता है तो इन्हें सुगंधा के नाम से जाना जाता है। और दुनिया का पहला सुपर फाइन अनाज ये दिखाई देता है। पूसा 1460 किसानों तक पहुंचाने वाला पहला बायोटेक चावल है, मतलब किसानों तक पहुंच इसकी है। और सुगंधा के अलावा और भी बहुत सारी वैरायटी है, ये मध्य समय था वहाँ विकसित किया गया। बासमती चावल की रोपाई के लिए जो बीज दर है उसमें 15 से 20 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में लग जाता है। मतलब बीज की आवश्यकता जो है 15 से 20 किलो बीज आपको 1 हेक्टेयर खेत को बोने के लिए चाहिए होता है। 6 नवंबर 2011 की बात करें तो चावल की नवीन किस्म थी कोहसर। ये जो कोहसर है ये चावल की वैरायटी है। इसका विकास जम्मू कश्मीर घाटी में ऊंचाई के क्षेत्रों में उगने के लिए किया गया था। ऊंचाई के क्षेत्र जो है वहाँ शुष्कता ज़्यादा होती है और एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती है, मतलब वनस्पतियों को उगाना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए इसे डेवलप किया गया था। ICAR के द्वारा 19 फरवरी 2022 को धान की नवीन किस्म पूसा 1509 को रिलीज़ किया गया और ये किस्म पूसा 1121 किस्म की मुख्य समस्या यानी धान का जो बकानी रोग होता है उसके प्रति प्रतिरोधी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधों को विकसित करना ये आजकल एक मुख्य उद्देश्य बन गया है, ताकि कम से कम कीटनाशकों और बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े। नहीं तो ऐसे बाहरी सहयोग ज़्यादा देना पड़ेगा, मौसम प्रभाविता भी ज़्यादा होती है तो उत्पादन घट जाएगा। उससे बचने के लिए ये काम किया जा रहा है कि पहले ही बीज पर रिसर्च करके और उसे इस प्रकार से तैयार किया जाए कि उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी खासी हो। दूसरे नंबर पर जो फसल आप देख रहे हैं वो है गेहूँ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न ये देश का है और ये धान की तुलना में कम पानी की आवश्यकता वाली फसल होती है। देश में ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में ज़्यादा पैदा होता है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए होती है। यहाँ मात्रा आप देखें। और दो मुख्य क्षेत्र हैं जो कि देश में गेहूँ पैदावार देते हैं। एक तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान है और दक्कन में अगर हम चले आएँ तो काली मिट्टी वाला जो प्रदेश है वो भी गेहूँ के लिए अनुकूल होता है। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम ट्रिट्रिकम एस्टिवम है और इसके कुल का नाम है ग्रैमिनी। यहाँ आप देखें कुल भी पूछ लिया जाता है। गेहूं के लिए आवश्यक तापमान करीब 10 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होता है और धान को इससे ज़्यादा चाहिए होता है। भारतीय गेहूं की जो प्रजाति है उसे हम ट्रिट्रिकम कॉम्पैक्टम कहते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रिट्रिकम स्पैरोकोकम ये भी प्रजाति ये भारतीय गेहूं के तौर पर पहचानी गई और मोहनजोदड़ो की खुदाई में यही दोनों गेहूँ प्राप्त हुए थे। अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा पुराना इस्तेमाल किया हुआ गेहूँ नहीं है, मतलब उस प्रजाति में और इसमें भिन्नता है। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वहाँ से जो गेहूं के दाने हमें प्राप्त हुए थे या साक्ष्य मिले थे वो इस प्रजाति के थे, मतलब इन दोनों प्रजातियों से संबंधित थे। वर्तमान में ट्रिट्रिकम एस्टिवम प्रजाति की खेती ये समूचे भारत में होती है और इस प्रजाति के विकास का श्रेय नॉर्मन बोरलाग को दिया जाता है जिन्होंने कि इसे मैक्सिको में विकसित किया था। जापान में नोरिन सीरीज वाले जो गेहूँ हैं वो विकसित किए जाते हैं और नोरिन में बौने जीन डाले गए, मतलब ड्वार्फ जीन के द्वारा इन्हें विकसित किया गया। नेक्स्ट, ऐसा पहली प्रजाति अब नोरिन जीन के द्वारा विकसित होने वाला जो गेहूं था उसमें नोरिन 10 ये सबसे छोटी प्रजाति के चावल के तौर पर इजाद किया गया और 1948 में SC सैल्मन USA से इसको USA ले जाते हैं। यहाँ ये आप देख रहे हैं USA में नोरिन जीन का उपयोग करके वहाँ वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करते हैं और एक शीत गेहूं को विकसित करते हैं, मतलब जो ज़्यादा ठंडी जलवायु में उगने के लिए अनुकूल हो। हालांकि गेहूं के लिए ठंडी का मौसम बुरा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा ठंडक में भी उगने के लिए वो अनुकूल होता है। और बाद में इसकी मैक्सिको में भी बहुत सारी प्रजातियां नॉर्मन बोरलाग के द्वारा विकसित की जाती हैं। अब यहाँ आप देखें कि नॉर्मन ई बोरलाग जो है इन्हें डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनके नाम पर पुरस्कार भी आयोजित किया गया है। बोरलाग की जो राष्ट्रीयता है वो अमेरिका की थी। ये मूल रूप से अमेरिकी नहीं थे, लेकिन इनकी जो नागरिकता थी वो अमेरिकी थी। रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से ये अमेरिकन फाउंडेशन है। 1963 में सोनारा 64, सोनारा 63, लर्मा रोजा इस तरह के मैक्सिकन गेहूं जो है वो विकसित किए गए और 100 किलोग्राम बीज सबसे पहले भारत सरकार ने आयात किया था यानी मंगाया था और 5 प्रजातियां यहाँ बना ली गई। ICAR के द्वारा उस पर रिसर्च किया गया और 5 देसी प्रजातियों का डेवलपमेंट किया गया जिसमें कि लर्मा रोजा 64A,
इसके अलावा S63 ये सब नाम हैं जो कि यहाँ स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए। इसके अलावा सोनारा 64, मायो 64 और S227 ये सब मंगाकर यहाँ विकसित किया गया। सोनारा 64 एक प्रेरित उत्परिवर्ती यानी इंड्यूस्ड म्यूटेंट प्रजाति के तौर पर पहचाना गया। अब इसमें से लर्मा रोज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया, क्योंकि ये प्रजाति जो थी इसमें खामी होती थी कि गेहूं को आप पीस कर उसका आटा तैयार करते हैं और आटे से रोटी बनती है, रोटियां ही इसकी अच्छी नहीं होती थी। किसानों ने इसे बड़े जोर शोर पे उगाया, इसके दाने बड़े मोटे होते थे और पैदावार ज़्यादा होती थी, और ये मैक्सिको से आया था तो इसलिए इसकी पूछ भी ज़्यादा थी। तो जब इसका आटा पीस कर रोटियाँ बनाई जाती थी तो आटा तो एकदम सही सलामत रहता था, जब तवे पर रोटियाँ फैलाई जाती थी तो वो आँच पाते ही सिकुड़ कर छोटी सी हो जाती थी, जैसे रबर से बनी हुई। तो इस तरह का ये होता था, इसीलिए बाद में इसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद ट्रिट्रिकल को आप देखिए, ये ट्रिट्रिकल क्या चीज़ है? ये एक तरह का अनाज होता है जो कि संकर नस्ल कहा जा सकता है। गेहूं और राई के जीन आपस में मिला दिए जाते हैं और गेहूं और राई का जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उससे हमें प्राप्त होता है ट्रिट्रिकल। राज 3077 गेहूं की ही एक प्रजाति है और इमर गेहूं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। आगे चले, मैकरोनी, ये मैकरोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होता है, मुख्य रूप से जो शुष्क क्षेत्र हैं। तो शुष्क क्षेत्र में गुजरात के कुछ हिस्से हैं, राजस्थान है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के भी कुछ हिस्से हैं, और इसे हार्ड व्हीट भी कहा जाता है, सख्त गेहूं की उपमा दी जाती है। सामान्य रूप से गेहूं की बुआई में 100 किलोग्राम बीज चाहिए होता है 1 हेक्टेयर के लिए, और डिबलर विधि से करीब 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही लगता है, तो ये फायदेमंद विधि है। जीरो टिलेज या फर्टीसीड ड्रिल नाम का जो यंत्र है उसका भी इस्तेमाल गेहूं की बुआई में किया जाता है। और सामान्यतः प्रति हेक्टेयर पोषक तत्व की मात्रा अगर हम देखें तो नाइट्रोजन चाहिए होता है 100 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा 50 से 60 और पोटाश चाहिए होता है 40 से 50। ये आपने देखा, गेहूं में जब आप सिंचाई करके इनका छिड़काव करते हैं तो इतना मात्रा में ये चाहिए होता है। इसके बाद आप गेहूं में लगने वाले रोगों को भी देख लीजिए। तो रस्ट यहाँ दिया हुआ है, ये 3 प्रकार का होता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। ये सब गेहूं में लगने वाले रोग हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा करनाल बंट भी ये गेहूं को ही प्रभावित करता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि करनाल बंट का कारण दिया हुआ है। तो ये टिलेटिया या टिलेशिया इंडिका नाम का जो कवक होता है उससे पकड़ने वाला रोग होता है और गेहूं के जो तने हैं उनको बर्बाद कर देता है। फेलेरिस माइनर, इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है। जब आप इसे उगाएंगे तो देखने में लगेगा, इसका जो दाना यानी बीज होता है वो देखने में गेहूं जैसा ही दिखाई देता है, और आप ज़मीन में डाल दीजिए तो जो पौधा निकलेगा वो हूबहू गेहूं के ही पौधे की शक्ल और उसी की आकृति का होगा। तो गेहूं के खेत में ये उग जाता है तो इसे पहचानना आसान नहीं होता, खरपतवार के तौर पे उगता है। और जब बड़ा होता है तो इसमें जो बालियाँ निकलनी शुरू होती है, तो गेहूं की बालियाँ सुनहरी या हरी होती हैं, इसकी बालियाँ पकने के बाद काली हो जाती हैं, काली काली होती हैं। अंदर से गेहूं जैसा ही दाना निकलता है लेकिन पीछे हल्की हल्की रोएदार पूँछ जैसी होती है, और ये खाने में कड़वा होता है, इसका स्वाद कसैला होता है। ठीक, तो इसको गेहूं का मामा कहा जाता है और इसको नष्ट करने के लिए आइसोप्रोट्यूरान नाम का जो शाकनाशी है उसको इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं में सामान्यतः 8 से 15% प्रोटीन होता है, 65 से लेकर 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, करीब 1.5% वसा होती है और 2% खनिज होता है। धान की तुलना में ये पोषक ज़्यादा है। गेहूं में ग्लूटीन नाम का प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और विटामिन B1, B2, B6 तथा E इसमें पाए जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिनों का पिसाई के समय ह्रास हो जाता है, तो पीसते हैं आप तो बहुत सारे विटामिन स्वर्गवासी हो जाते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से विश्व में धान के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फसल यही है। देश में रबी की समस्त खाद्यान्न फसलों में 50% क्षेत्रफल तथा मतलब आप देखें कि रबी की जो समस्त खाद्यान्न फसलें हैं उसमें 50% क्षेत्रफल और 70% उत्पादन गेहूं अपना कवर करता है। अगर कवर की बात करें, मतलब पूरा घेरने की बात करें, तो क्षेत्रफल कवर करता है 50% और उत्पादन में ये 70% का योगदान देता है। अब आप देख रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा भी गेहूं को ही हुआ। गेहूं उत्पादन सबसे बड़े पैमाने पर हुआ है, तो इसे गेहूं क्रांति कहना अतिशयोक्ति नहीं है। गेहूं की जो किस्में हैं उसमें सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गिरजा, गोमती, प्रभानी, मैक्रोनी, राज 3077, कल्याण, सोना, ये सब गेहूं की प्रजातियां हैं। तो प्रजातियां पूछी जाती हैं। और ICAR के द्वारा जो नई किस्में डेवलप की गई हैं उसमें UP 308, पूसा, सिंधु, गंगा और VL 829, HS 420 और HS 335, DWB 14 और NW 2036, इस तरह की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI की अगर बात करें तो इसके द्वारा वर्ष 2015 में गेहूं के द्वारा कुछ प्रजातियों को विकसित किया गया, जिसमें पूसा किरण, नीलगिरी और पूसा मालवी ये सब आते हैं।
अन्य किस्में भी हैं, हालांकि वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि नंबर आयोग आमतौर पे नहीं पूछता है। कुछ इंटरेस्टिंग नाम रहेगा तो पूछेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे थे गिरजा, गोमती, अर्जुन, कुंदन, अमर, तो पूछ लेगा कि ये किस चीज़ की या किस फसल की किस्म का नाम है। यहाँ आप देखें ICAR के कृषि वैज्ञानिकों ने पूसा बेकर के नाम से गेहूं की एक नई प्रजाति को विकसित किया है, जो कि बिस्कुट के उत्पादन के लिए काफ़ी मानक मानी जाती है, यानी अच्छी मानी जाती है। और ये प्रजाति मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मक्के को देख लीजिए। मक्का एक खरीफ की फसल है जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छे से पनपता है। मक्के के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ठीक ठाक होती है, 79% होती है। प्रोटीन भी ठीक ठाक होता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं, 5% होता है। वसा की मात्रा भी लगभग प्रोटीन के ही बराबर होती है। और इसमें जो बाकी कंपोनेंट है वो 2% के आसपास पाए जाते हैं। धान्य फसलों के मुकाबले अगर देखा जाए तो इसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। और मक्का ये C4 पौधा है, इसका वानस्पतिक नाम जियामेज होता है। अनाजों की रानी भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ आप देखें धान्य फसलों में बायोडीजल के उत्पादन में सबसे मुख्य भूमिका यही निभाता है। अल्कोहली पेय भी इससे बनाया जा सकता है और इसकी उत्पत्ति हुई है पाई कॉर्न से। ये आप देखें मक्का खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं की फसल है और जायद में से चारे के रूप में उगाया जाता है और ये पूरे वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। देखिए जायद का जो मौसम होता है उसमें इसे चारे के तौर पे उगाया जाता है, मतलब इसमें बालियाँ उस सीजन में नहीं लगती हैं आमतौर पे, लेकिन जो हरे भरे इसके पत्ते होते हैं उसका इस्तेमाल पशुओं को भोजन कराने के लिए होता है। भारत में मक्का की खेती ये 15वीं शताब्दी में प्रारंभ होने के प्रमाण मिलते हैं और ये फसल पुर्तगालियों के साथ भारत आ गई थी। गेहूं, जौ और चावल की खेती तो प्राचीन काल से ही होती थी, मक्का आया पुर्तगालियों के साथ। खरीफ में मक्के की बुआई जून में करते हैं। अब मक्का एक उभयलिंगी पौधा है, मतलब ये दोनों इसमें जो लिंग है वो पाए जाते हैं, मतलब एक ही पौधे में नर और मादा दोनों होते हैं। ये कहने का मतलब है पर परागण इसमें होता है और नर पुष्पक्रम जो है इसे टेसल कहा जाता है और टेसल को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीटेसलिंग। स्टाइल एक बहुत लंबा सिल्क जैसा फिलामेंट होता है जिसे कि सिल्क कहा जाता है और मक्के के प्रोटीन को जीन कहा जाता है। अब यहाँ पे ट्राइटोफेन और लाइसिन की कमी ये इसमें पाई जाती है। देखिए नवीनतम किस्मों में अगर हम मक्के की देखें तो प्रताप कंपोजिट, इसके अलावा पूसा, अली, शंकर 5, दक्कन शंकर 115, प्रगति प्रताप मक्का 1, शंकर नस्ल ये भी है मक्का 1 जो है। इसके अलावा विवेक मक्का 11 कंपोजिट है ये। गिरजा, श्रद्धामणि जिसे कि कंपो भी कहा जाता है, ये सब मक्के की प्रजातियां हैं। अब बाजरे को देख लेते हैं, मोटा अनाज, और ये मिलेट जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा सूखा सहने की क्षमता होती है, मतलब एकदम शुष्क जमीन और शुष्क जलवायु में भी ये आराम से पनप लेता है। और जलमग्नता इसके लिए बहुत नुकसानदेह होती है। अगर पानी रुक रहा है या पानी इसको ज़्यादा मिल रहा है या फिर वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, अम्लीय है, अम्लीय मृदा है, तो ऐसे में ये नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अनाज में सर्वाधिक खनिज की मात्रा अगर देखें तो बाजरे में ही पाई जाती है। मिनरल्स इसमें अच्छे खासे होते हैं, 2.7%। हरित बाल और अरगट ये बाजरे में होने वाले रोग हैं और इसकी जो नवीनतम किस्में हैं इसमें संकर नस्ल के तौर पे ग्रीष्म खेती का नाम आप लेते हैं। इसके अलावा पूसा कंपोजिट है, GHB 577 है, यहाँ प्रजातियों के नाम आप देख रहे हैं, RHB 127 है और PB 180 है, ये सब आप नाम देखें। दलहनी फसल उत्पादन की अगर बात करें तो ICAR से संबद्ध राष्ट्रीय पादप अनुसंधान या पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली का जो केंद्र है वहाँ पे प्रोफेसर नागेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने अरहर के जीनोम अनुक्रम को तैयार किया था। ठीक है, अरहर का जीनोम अनुक्रम यहाँ तैयार किया गया और जेनेटिकली इसमें चेंजेस भी किए गए। जीनोम अनुक्रम की अगर बात करें तो अरहर की लोकप्रिय किस्म आशा इसी से तैयार की गई थी। तो अरहर एक दलहन है, ये आप जानते ही हैं, इसे तुअर भी कहा जाता है और इसकी बहुत सारी वैरायटी पहले से ही विकसित थी, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियों को विकसित करने की आवश्यकता थी जो कि कीड़ों के प्रतिरोधी, मतलब प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर सकें और जो हीनताजन्य रोग होते हैं उनसे भी कम प्रभावित हों, तो इसीलिए आशा को विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त आप देखें कि लोबिया, मूंग, दलहन चारा हरी खाद के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। लोबिया और मूंग जो है वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दलहन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। लोबिया यानी जो बोड़ा होता है, इसको बोड़ा या बजरबट्टू भी कहीं कहीं कहते हैं, तो उसमें अंदर आप देखते होंगे कि बीज है। जब हरा रहता है तो उसको तोड़कर सब्जी बनती है और जब सूख जाता है तो उसके जो बीज हैं वो दलहन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मूंग तो है ही है और चारे के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते ही हैं। धान की कटाई करते समय धान में जो नमी की मात्रा है वो होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि नमी एकदम से ख़त्म हो जाए। तो 10 से 12% जब नमी रह जाती है उसी समय किसान पहचान लेता है कि अभी काटने योग्य हो गया है, तो उसको काट लिया जाता है। अन्न भंडारण करते समय नमी का परसेंटेज कम होना चाहिए, 14% से हर हाल में नीचे होना चाहिए, नहीं तो कीड़ा लगने का खतरा ज़्यादा होता है।
अन्न भंडारण के लिए प्लाईवुड, बुखारी, इसके अलावा कोलतार बिन, बम्बू बिन, पॉलीथी बिन, हापुड़ बिन की संस्तुति की गई है। मतलब ये रखने के भंडारण के कंटेनर कहे जा सकते हैं। दक्षिण भारत का अन्न भंडार उपमा का अन्न भंडार की जो उपमा है, यहाँ थोड़ा सा वर्तनी का दोष दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत का जो अन्न भंडार है उसकी उपमा कावेरी घाटी को दी गई है। लेग्यूम कुल की फसलों को दलहनी फसलें कहा जाता है। जैसे आपने पीछे कुल देखा था वैसे ही यहाँ भी है। तो लेग्यूम कुल जो है इसमें दलहनी फसलें आमतौर पे आती हैं और ये फसलें तीनों मौसमों में उगाई जाती हैं। जैसे कि खरीफ की ऋतु में अरहर, उड़द, इसके अलावा लोबिया, मोठ, सोयाबीन। रबी के मौसम में चना, मटर, मसूर, खेसारी, ये सब है। जायद के मौसम में मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन, ये दलहन जो है ये उगाए जाते हैं। देशों में प्रतिबंधित और विशेष रूप से अपने देश में अगर देखें तो प्रतिबंधित है खेसारी की दाल। ये इसकी 3 नई प्रजातियां विकसित की गई हैं। ऐसा माना जाता था कि ये पोलियो को बढ़ावा देता है। अब इसमें रतन, प्रतीक और महातेओर नाम की 3 नई प्रजातियों को विकसित किया गया है, जिसकी अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है कि मतलब इसकी खेती की जा सकती है। और इसके पीछे वजह यह है कि इसमें जो डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड है उसकी मात्रा सीमित होती है। यही एसिड बाकी जो सामान्य खेसारी की नस्लें होती हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इससे जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ इसकी मात्रा सीमित है और इसीलिए इसको परमिट दी गई। दलहनी फसलें मृदा उर्वरता और संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण होती हैं और इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम प्रजाति का जीवाणु सहजीवन यापन करता है। सहजीविता का यहाँ उदाहरण आप देख रहे हैं, जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को मृदा में संस्थापित करने में सक्षम होता है। कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व होता है। यह विटामिन B12 के संश्लेषण में भी सहायक होता है। यह आप देख रहे हैं। दलहनी फसलों के बारे में अगर हम और पढ़ें तो अपनी गहरी जड़ों और वनस्पति वृद्धि के माध्यम से ये मृदा अपरदन को भी रोकने का काम करती हैं, तो इन्हें संरक्षी फसलें भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ दलहन और उनकी किस्मों के नाम दिए हुए हैं। तो चने को आप देखें, चने की जो किस्में हैं उसमें ICCV 26029, इसके अलावा 96030, ये सब किस्में हैं। पूसा 226, K85, सम्राट, पूसा चमत्कार, राधे, विशाल, उदय और पूसा 372, इस तरह की प्रजातियां आती हैं। मटर में रचना, अपर्णा की खासियत यह है कि इसकी पत्ती ही नहीं होती, बिना पत्ती की है, यानी सिर्फ फलियां होती हैं। सपना, उत्तरा, पूसा, प्रगति, ये सब्जी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आदर्श प्रजाति है। तो ये सब मटर की किस्में हैं। मसूर की दाल में वैरायटी होती है, मल्लिका, प्रिया, पूसा, वैभव, गरिमा, पंत L406, इस तरह की प्रजातियाँ। उड़द की दाल में वरदान, ये अच्छी प्रजाति है। नरेंद्र भी अच्छी प्रजाति है। इसके अलावा T9 और T65 है, U1 है, ये सब भी प्रजातियाँ हैं। सोयाबीन में पूसा 9814, यानी आप इसे नंबर में ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नंबरिंग जो है ये लैब के नाम से की जाती है। तो पूसा 9814 और पूसा 9712, इस तरह की प्रजातियाँ ये सोयाबीन के लिए जानी जाती हैं। अब यहाँ से फिर से मोड चेंज हो गया है। अब सामान्य हिंदी में हम विलोम शब्दों का भाग 3 देखेंगे। यहाँ आप देखें, आयात का विलोम होता है निर्यात, आरंभ का होता है अंत, समापन या समाप्त भी हो सकता है, और प्रारंभिक का अंतिम होता है, ये आप जानते ही हैं। आराध्य का दुराराध्य हो जाएगा, आराम का तकलीफ हो जाएगा, आरूढ़ का अनारूढ़ हो जाएगा, आहत का अनाहत, आहार्य का अनाहार्य, अंत का अनंत, आख्यात का अनाख्यात, आगमन का अनागमन, आत्मा का अनात्मा, आश्रित का अनाश्रित, आतुर का अनातुर, उत्साह का अनुत्साह हो जाएगा, अनुपसर्ग यहाँ लगाया गया। इसके बाद आप देखें, आभूषित का अनाभूषित, आहार का अनाहार और आवरण का अनावरण हो जाएगा, अंतरंग का बहिरंग, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, सर्वज्ञ दोनों, अधूरे का अनधूरा या पूरा भी कह सकते हैं। अकाल का सुकाल हो जाएगा, इसे साफ कर लीजिए, फिर से देखिए, अकाल का सुकाल हो जाएगा, अध्याय का अनध्याय हो जाएगा, और आनंद का निरानंद आप लिख सकते हैं, आवर्तक का परावर्तक। इसके साथ इष्ट है तो इसका अनिष्ट हो जाएगा, इहलोक का परलोक हो जाएगा, आरोह का अवरोह हो जाएगा, अदोष का सदोष हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे थे उत्साह का अनुत्साह आपने देख लिया था, आवरण का अनावरण, अधूरे का पूरा या अनधूरा, अवनति का उन्नति, अतल का वितल, आचार का अनाचार और इति का अथ या आदि दोनों हो सकता है। एक तरफा का दुतरफा हो जाएगा, इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा, और इच्छित का अनिच्छित या अनचाहा दोनों हो सकता है। इसके बाद इच्छुक का अनिच्छुक, इज्जत का बेइज्जती, इधर का उधर, ईमानदार का बेईमान, ईश्वरवादी का अनीश्वरवादी, ईप्सित का अनीप्सित, ईमानदारी का बेईमानी, ईहा का अनीहा, ईश का अनीश, उक्त का अनुक्त, उग्र का सौम्य, उचित का अनुचित, उच्च का अनुच्च, निम्न और नीचा तीनों हो सकता है, और उच्चारित का अनुच्चारित हो जाएगा, उच्चिष्ट का अनुच्चिष्ट या निम्निष्ट दोनों हो सकता है।
उच्छ्वास का निश्वास हो जाएगा, उज्ज्वल का धूमिल हो जाएगा, उठने का बैठना, उठाने का गिराना और उतारने का चढ़ाना हो जाएगा, उतार का चढ़ाव हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कृष्ट का निकृष्ट और उत्कृष्टता का निकृष्टता, उत्तम का अनुत्तम अधम दोनों हो सकता है, उत्तरदायित्व का अनुत्तरदायित्व, उत्तरायण का दक्षिणायण, उत्तरित का अनुत्तरित, उत्तरी का दक्षिणी, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्तेजन का प्रशमन, उत्तेजित का अनुत्तेजित, शांत दोनों हो सकता है। इसी क्रम में आप देखें कि उत्थान का पतन हो जाएगा, उत्पन्न का अनुत्पन्न या मृत हो सकता है, उत्पादक का अनुत्पादक और उत्साह का अनुत्साह, उत्साही का निरुत्साही या अनुत्साही हो सकता है, उत्सुक का अनुत्सुक और उत्सुकता का अनुत्सुकता, ये सत्य है। इसी क्रम में आप देखें यहाँ पर तो उदग्न का अनुदग्न हो जाएगा, उदय का अस्त और उदयाचल का अस्ताचल, उदात्त का अनुदात, उदार का कृपण भी हो सकता है और अनुदार भी हो सकता है, उदारता का अनुदारता हो जाएगा, कृपणता भी आप लिख लीजिए, उदासीन का आसक्त, उदित का अस्त, उद्धत का सौम्य या विनीत दोनों हो सकता है, उद्धत का अनुद्धत, इसके बाद उद्भव का अवसान, उद्भूत का अनुद्भूत, उद्यम का अनुद्यम, उद्यम का आलस्य भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ पे उद्यत दिया हुआ है तो उद्यत का मतलब होता है तैयार, अनुद्यत मतलब जो स्थिर बैठा है, तैयार नहीं। उद्यमी का आलसी और निरुद्यमी दोनों हो सकता है। इसके बाद उद्योगी का अनुद्योगी हो जाएगा, उद्विग्न का अनुद्विग्न हो जाएगा, उद्वेग का निरुद्वेग हो जाएगा, उधार का नगद, उन्मत्त का अनुन्मत्त, उपकार का अपकार, उपजाऊ का अनुपजाऊ, उपमेय का अनुपमेय और उपयोग के लिए 3 विलोम है, अनुपयोग, दुरुपयोग और दुष्प्रयोग, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। उपमित का अनुपमित हो जाएगा, उपकारक का अनुपकारक और उन्मुख का विमुख। इसके बाद उपयुक्त का अनुपयुक्त और उपयोगी का निरुपयोगी अनुपयोगी, उन्मूलन का रोपण, उपगत का अनुपगत, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपयुक्तता का अनुपयुक्तता और उपरि का अधः, ये हमने देखा। और देखिए ऊपरी लिखित का क्या होगा, ऊपरी लिखित का निम्नलिखित और अधोलिखित दोनों हो सकता है, ऊपर लिखा हुआ तो नीचे लिखा हुआ। उपलब्ध का अनुपलब्ध, उपलब्धि का अनुपलब्धि, उपस्थित का अनुपस्थित आप लिख लीजिए। और देखिए इसमें ऊंच का नीच, ऋजु का वक्र, ऋजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा, एक का अनेक, एकत्र का विकीर्ण, एक अर्थक का अनेकार्थक, ऐक्य का अनैक्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, औपचारिक का अनौपचारिक और कंपित का अकंपित। इसके बाद उल्लंघन का अनुल्लंघन, ऊंचे का नीचा, ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त, स्वतंत्र का बहुतंत्र, एक पक्षी का बहुपक्षी, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, यहाँ आप देख रहे हैं। ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐहिक का पारलौकिक और औपचारिकता का अनौपचारिकता, कच्चे का पक्का। उल्लास का विषाद हो जाएगा, ऊपर का नीचे आप देख ही रहे हैं। रित का अनृत हो जाएगा, एकता का अनेकता हो जाएगा, एकाग्रचित्त का अन्य मनस्क हो जाएगा, एड़ी का चोटी, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, औचित्य का अनौचित्य, कंजूस का शाह खर्च और मुक्त हस्त दोनों हो सकता है, उदार भी हो सकता है, कटु का प्रिय और मधु दोनों हो सकता है। अब यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट होता है और आप देख रहे हैं इसमें दिवस का नाम दिया है और साथ में तारीख दी है और उसका विषयवार विवरण दिया हुआ है। तो वीर बाल दिवस की घोषणा हुई है 26 दिसंबर की तारीख। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो ये घोषणा हुई थी 9 जनवरी को। इसके बाद विश्व ब्रेल दिवस को आप देख रहे हैं, तारीख आप याद रखिएगा। विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 2003 से ये लगातार मनाया जा रहा है और 9 जनवरी की तारीख। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और 10 जनवरी 1975 को नागपुर में जो पहला हिंदी सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन है, उसका आयोजन किया गया था और भारत सरकार ने इसीलिए वर्ष 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो इसमें ये विश्व हिंदी दिवस की तारीख आपने देखी और हिंदी दिवस सिर्फ जो हम देखते हैं भारतीय हिंदी दिवस के तौर पे वो 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह ये 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक मनाया गया। आयोजन इसका DPIIT और वाणिज्य मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो ये कुछ इसमें मुख्य बातें हैं आयोजन से संबंधित। और इसके आयोजन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का भी है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव कई तरीके से मनाया जा रहा है, उसमें ये भी शामिल है। एग्री न्यूट्रिएंट, यहाँ आप देख रहे हैं एग्री न्यूट्री गार्डन वीक, ये आपका 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2022 तक सेलिब्रेट किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आप इससे जोड़कर देखें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY NRLM, इसने जागरूकता अभियान और ग्रामीण घरों में एग्री न्यूट्री गार्डन की स्थापना को प्रोत्साहित करने के माध्यम से इस वीक को मनाया था। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को मनाया जाता है और विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। उस समय मकर संक्रांति जो है वो 12 जनवरी को ही पड़ा करती थी और बंगाल प्रेसिडेंसी का जो कलकत्ता था वहाँ पे ये पैदा हुए थे।
तिरुवल्लुवर दिवस को देखिए, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, मतलब श्रद्धांजलि दी उस दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 जनवरी 2022 को, और तिरुवल्लुवर जी को ये श्रद्धांजलि दी गई थी। अब यहाँ तमिल कवि और दार्शनिक के तौर पे आप इन्हें जाने। तिरुवल्लुवर कौन थे? ये तमिल भाषा के महान कवि थे और दार्शनिक भी थे। तो उन्हीं के समर्पण में ये दिवस मनाया जाएगा। अब इसके बाद राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को आप देख रहे हैं, 16 जनवरी की तारीख है, और इसे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मतलब 16 जनवरी की तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की गई। ओपन डेटा वीक को आप देखें, 17 जनवरी 2022 से लेकर 21 जनवरी 2022 के बीच में इसको मनाया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ओपन डेटा वीक को शुरू किया गया है। मंत्रालय का नाम आप याद रखिएगा, और यह देश के नगरीय पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन देता है। मणिपुर, त्रिपुरा और यहाँ त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का जो राज्यत्व दिवस है उसको देख लीजिए। तो ये जो राज्यत्व दिवस है ये 21 जनवरी की तारीख में मनाया गया, मतलब 47वां नंबर का ये था, 47वां संस्करण था इसका। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा इन्हें प्राप्त हुआ था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ मतलब इनका जो राज्यत्व था वो इन्हें मिल गया, और इसलिए इस तारीख में ये मनाते हैं। पराक्रम दिवस की घोषणा अभी हाल फिलहाल में हुई है, और इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, तो उसी अवसर पर ये घोषित किया गया कि नेताजी का जो जन्मदिन है यानी 23 जनवरी की जो तारीख है उसको पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, और इस तारीख में पहली बार 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार ने एक पहल के रूप में पहली बार इसे सेलिब्रेट किया था। तो 2008 में पहली बार मनाया गया था, तब से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो मतदाता दिवस के बारे में इस बार का जो थीम था, यहाँ विषय दिया हुआ है, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। 2011 से भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी की जो तारीख है, 25 जनवरी 1950 में ये स्थापित हुआ था, उसको चिन्हित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता दिवस उस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की तारीख है 25 जनवरी, और इसका जो थीम था वो आप देखें, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। गणतंत्र दिवस को बताने की आवश्यकता है नहीं, और पहले भारतीयों के द्वारा इसी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। मतलब रावी के तट पर जो घोषणा हुई थी तो उसमें यही घोषणा हुई थी कि 26 जनवरी की तारीख में हम अपना जो आज़ादी का पर्व है उसको मनाएंगे। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन को लगता है कि 15 अगस्त की तारीख ज़्यादा भाग्यशाली है, तो वो इसी को सुझाव देते हैं और लोग मान लेते हैं। तो अभी 26 जनवरी को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये 73वां गणतंत्र इस बार भारतवर्ष ने मनाया है 26 जनवरी 2022 को। लाला लाजपत राय जी की जयंती ये 28 जनवरी को मनाई जाती है। आप जानते ही हैं कि ये पंजाब केसरी कहे जाते थे, और 157वीं जयंती इनकी थी ये। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब में। अब थोड़ा सा डिफेंस मैकेनिज्म अपना देख लेते हैं। तो रक्षा संबंधी घटनाएं दी हैं, स्थान दिया है और विवरण दिया है। समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया बंगाल की खाड़ी में, और इसमें चूंकि साझेदारी है तो किसकी साझेदारी? भारतीय नौसेना और जापान के बीच में। जापान का समुद्री आत्मरक्षा बल था और भारतीय नौसेना थी। कोविड-19 के बीच में गैर संपर्क मोड में बंगाल की खाड़ी में ये सामूहिक समुद्री अभ्यास जो है इसको किया गया। और भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व इसमें भारतीय नौसेना के जहाज़ों INS शिवालिक और INS कदमत ने किया था, जबकि JMSDF जहाज़ों उर्गा और हिराडो ने जापानी पक्ष से भाग लिया था। तो ये था अभ्यास मिलन 2022 विशाखापत्तनम में हुआ, और ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था। इसमें 25 फरवरी 2022 से लेकर 4 मार्च तक हमने अभ्यास किया। विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ। विषय इसका कौन सा था और थीम कौन सा था ये सब आप देखें। 11वां संस्करण इसका था। विषय था सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। 1995 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, महत्वपूर्ण यह है कि इसमें देश कौन कौन से थे। तो आमंत्रित देशों में ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राज़ील, UAE ये सब शामिल थे। AK-203 यहाँ आप देख रहे हैं ना, AK-47 आप देखते हैं, वैसे ही ये AK-203 है। राइफलों की डिलीवरी की बात हो रही है। ये असॉल्ट राइफलें होती हैं। इनके निर्माण का एक बड़ा अनुबंध भारत के हिस्से में आया है, और सशस्त्र बलों को रूस से करीब 70,000 राइफलों का पहला बैच प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत का सहयोग कौन कर रहा है? रूस। भारत से फिलीपींस के लिए मतलब यहाँ भारत के और फिलीपींस के बीच में समझौता हुआ है। तो फिलीपींस से भारत कुछ खरीद रहा है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को खरीदेगा। फिलीपींस अपनी नौसेना के ब्रह्मोस शोर आधारित क्रूज मिसाइल की सिस्टम की खरीद का आर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। और समुद्री अभ्यास का नाम है नेपच्यून, जो कि भूमध्य सागर में हुआ। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 इसका नाम था। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के जो सदस्य हैं वो 24 जनवरी 2022 से भूमध्य सागर में इस अभ्यास को कर रहे थे, और 12 दिवसीय ये अभ्यास था जो कि 4 फरवरी को समाप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद ऑपरेशन सर्द हवा को आप देख रहे हैं।
और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने राजस्थान की जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर इस ऑपरेशन को शुरू किया। राजस्थान इसका लोकेशन है। सी ड्रैगन 22 अभ्यास ये अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, मतलब ये सी ड्रैगन एक्सरसाइज भी कही जाती है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और अमेरिका इसमें लीडर है। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देशों में भारत भी है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान तो है ही है। यह एंडरसन वायुसेना बेस गुआम में आयोजित किया गया है और अमेरिकी वायुसेना का ये अड्डा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रूस का व्हाइट स्वान TU-160 सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट ये चर्चा में क्यों है? ये रूस के सौजन्य से विकसित किया गया है। रूसी रक्षा बलों ने अभी हाल फिलहाल में ये जो नया आपका एयरक्राफ्ट है इसको लॉन्च किया है और इसे एक मिसाइल बम वर्षक विमान भी कहा जाता है। इसे व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। तो व्हाइट स्वान असल में क्या है? एक बम वर्षक विमान है, यानी बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया गया और इसका सफल परीक्षण किया गया तमिलनाडु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। तो 12 जनवरी 2022 को इसका योग्यता परीक्षण किया गया और उसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रायोजेनिक इंजन का नाम रखा गया है विकास। यहाँ पर अपने देशी संस्करण में इसका नाम रखा गया है विकास और इस परीक्षण को किया गया महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। इसरो का जो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स था वहाँ पे 720 सेकंड के लिए इसको लॉन्च किया गया। पहला बहुमुखी, यहाँ आप नीचे देखें, संचालित आइस ब्रेकर, ये परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है। असल में रूस ने श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22220 ये बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है, इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिबीर। ठीक, तो सिबीर क्या है? ये आइस ब्रेकर है और ये परमाणु संचालित रूस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं चीरू 2Q22 नौसेना अभ्यास, ये ओमान की खाड़ी में हुआ और इसमें चीन, रूस और ईरान के द्वारा हिस्सेदारी की गई। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार के MTCTE में क्वांटम लैब को स्थापित किया गया। ये इंदौर नाम की जगह है और इंदौर कहाँ है तो आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में है। भारतीय सेना का जो सैन्य मुख्यालय है, मतलब सैन्य मुख्यालय युद्ध इंदौर मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी MCTE में क्वांटम लैब की स्थापना की गई है। तो ये इंदौर में स्थापित हुआ है क्वांटम लैब। यही आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ये जो कम्युनिकेशन सेंटर है, इंजीनियरिंग सेंटर है, जहाँ की क्वांटम लैब को डेवलप किया गया है या विकसित किया गया है, जगह कौन सी है। इसके बाद आप एंटी आर्मर हथियार की आपूर्ति के लिए जो साब को चुना गया है उसको देखिए। तो साब असल में एक रक्षा कंपनी है जो कि स्वीडन की है मूल रूप से। यह भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एकल शॉट एंटी आर्मरी हथियार AT4 की आपूर्ति के लिए एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से चुनी गई और AT4 का उपयोग भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाएगा। तो ये भारत को वो उपलब्ध कराएगी। इसके बाद आप आगे देखें, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर को आप देख सकते हैं और पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने पश्चिमी तट के पास में संयुक्त समुद्री अभ्यास किया, जिसको कि पश्चिमी लहर कहा गया, मतलब XPL 2022 भी इसको कहा जाता है। नई जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आप देख रहे हैं, ये रूस की है और रूस ने एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई जिरकॉन मिसाइलों का परीक्षण किया है दिसंबर 2021 में। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप को आप देख रहे हैं, तो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात की बात हो रही है और साथ में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सचिवालय के सहयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भारत सरकार के द्वारा रक्षात्मक संचालन, डीप डार्क वेब हैंडलिंग, डिजिटल फोरेंसिक के संबंधित क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं को विकसित किया गया। और इसी विषय पर मतलब ये थीम रखा गया इतना लंबा सा, इस पर 10 से लेकर 11 जनवरी का जो समय था 2022 में 2 दिवसीय पहला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप आयोजित किया गया। ये खास बात है और इसमें भाग लेने वाले जो सदस्य थे उसमें श्रीलंका, मालदीव, भारत, मॉरिशस, सेशेल्स, बांग्लादेश ये सब शामिल थे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया था। अब इसके बाद हम वन लाइनर डाटा देखेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी को उनकी फाउंडेशन रखी है, मतलब आधारशिला रखी है। तो ये हैदराबाद तेलंगाना में रखी गई है। कुल मिलाकर जगह पूछी जाती है उसको आप देख लीजिए। सूर्य नमस्कार पहल को शुरू किया गया है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी के मौके पर या उसके हिस्से के रूप में, और 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की जो पहल है वो शुरू हुई। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के हिसाब से भारत 2026 का जो समय है वहाँ तक चीन को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एथेनॉल मार्केट के तौर पर सामने आएगा 2026 तक। अब यहाँ खास बात क्या है कि 2026 तक भारत केवल अमेरिका और ब्राज़ील से ही पीछे रह जाएगा, क्योंकि भारत ने 2070 तक स्वच्छ ऊर्जा पर्यावरण दिशा में कार्बन न्यूट्रल बनने की कार्रवाई को बहुत तेज कर दिया है। तो ये ऊर्जा एजेंसी का अपना डाटा है।
दिसंबर 2021 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के रमना में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया और ये तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। हाल ही में केरल राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से राज्य के लोकायुक्त अधिनियम 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की है। और श्रीलंका ने भारत की मदद से एक इंटरसिटी ट्रेन सेवा को शुरू किया है, जबकि डीजल इकाइयाँ भारत ने इस परियोजना के लिए दी हैं। ये खास बात है, तो चर्चा इसीलिए हो रही है, भारत के द्वारा इसमें सपोर्ट दिया गया है। यह सेवा माउंट लाविना या लाविनिया जिसको कहा जाता है, कोलंबो वाला है, और इसके अलावा कांके, संथुराई, जाफना, इन दोनों के बीच में शुरू की गई है। मतलब आप मोटे तौर पे देखें तो कोलंबो और जाफना के बीच में स्टार्ट की गई। भारत का इसमें सपोर्ट। कुछ और फैक्ट है, जैसे कि आप देखें, हाल ही में चर्चा में रहा गेटवे टू हेल किस ये तुर्कमेनिस्तान देश से संबंधित है, ऐसा इसमें दिया गया। और तुर्कमेनिस्तान का जो कारकुम रेगिस्तान है उसे गेटवे टू हेल के तौर पे देखा जाता है। ये बड़ा प्राकृतिक गैस का एक गर्त है, मतलब यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, जिससे कि 5 दशकों से ये क्षेत्र ज्वलनशील रहा है, मतलब यहाँ आग सुलग रही। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 16 दिसंबर को रक्षा संपदा दिवस के अवसर पर छावनी बोर्डों के निवासियों के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो ये दोनों डाटा आपने देखे। अब आगे चलते हैं। देखिए, मृदा के स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने और जैव विविधता को बहाल करने के लिए दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों में आदिवासी किसानों की एक सामुदायिक पहल को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी जो FAO है उसके द्वारा मान्यता दी गई। 13 दिसंबर 2021 की तारीख थी। राष्ट्रपति जी के द्वारा ऐतिहासिक बांध सुरक्षा विधेयक को स्वीकृति दी गई। 2019 वाला ये है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी 2022 को ऑफलाइन माध्यम में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए फ्रेमवर्क भी जारी किया है। ऑफलाइन माध्यम से अधिकतम 200 रुपये का भुगतान किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने राज्य के बीकानेर जिले में लिग्नाइट के खनन और आसपास के क्षेत्र में एक नया लिग्नाइट स्थित या आधारित ताप विद्युत संयंत्र विकसित करने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तैयार किया है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के संवर्धन के लिए वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया है। ये खास बात है। और वेबसाइट का जो यहाँ लिंक है वो दे रखा है ev.delhi.gov.in। ये आप देख रहे हैं। ये वेबसाइट निर्माताओं, खरीदारों, चार्जिंग स्टेशन खोजकर्ताओं के लिए मददगार सिद्ध होगी। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्षेत्रीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन 3.0 यानी नीट 3.0 का शुभारंभ किया है। और नीट 3.0 देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक शिक्षा प्रौद्योगिकी समाधान और पाठ्यक्रम देने का एक एकल मंच बनेगा। ये एक बात है। और गणितीय विज्ञान संस्थान यानी IMSC चेन्नई ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे किए 3 जनवरी 2022 को। ये एक बड़ी बात है। 3 जनवरी 1962 को चेन्नई में अल्लादी रामकृष्णन के द्वारा गणितीय विज्ञान संस्थान को स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना का आप देख रहे हैं। 25 दिसंबर 2021 को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस। ये आपने देखा। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ नंबर दे रखे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखें आपकी इसे नासा, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। मतलब अमेरिका इसमें अकेले अपना रोल नहीं प्ले कर रहा है। अब ये जो जेम्स टेलीस्कोप है ये हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा, ये खास बात है। और इसे एरियन रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो अभी तक आप हबल दूरबीन को ही लेकर बैठे थे, लेकिन अभी उसकी जगह पे जेम्स काम करेगा। इस टेलीस्कोप से इसकी विशेषता क्या है? जब उसकी जगह लेगा तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा सक्षम होगा। तो 13.7 यानी 13.7 अरब साल पहले बनी आकाशगंगाओं और तारों को स्कैन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मतलब इसकी पावर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये शक्तिशाली होगा। और हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु की सीमा को 32 से बढ़ाकर 38 कर दिया है। और यह राज्य सिविल सेवा नियम 1989 में संशोधन करके किया गया है। आयु सीमा में वृद्धि केवल 2021-22 और 2023 की परीक्षाओं के लिए की गई है। ये संभवतः कोविड का जो दौर था उससे कुछ हद तक राहत देने के उद्देश्य से भी की गई। और इसके बाद आप देखें इसमें कई सारे कारण हैं, लेकिन एक ये भी कारण हो सकता है। 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। तो ये एक बड़ी बात है। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अब IIT कानपुर, IIT बॉम्बे जैसे जो 13 संस्थान हैं उनकी सूची में शामिल हो गया है। और अपने स्वयं के उपग्रह को डिजाइन और विकसित करने वाला उत्तर भारत का ये पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अब यहाँ पे आप CUSAT के प्रक्षेपण की बात देख लें तो पंजाब अंतरिक्ष में अपना उपग्रह भेजने वाला भारत का पहला सीमावर्ती राज्य बन गया है। और ये प्रक्षेपण ये पंजाब के ही सौजन्य से था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी इसने 2021 में 19,000 घंटों का
मतलब उड़ान घंटों का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये अंतिम करंट अफेयर का यहाँ फैक्ट था जिसे कि आपने देखा। और इस मॉड्यूल में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।